अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। यही उम्मीद और यही दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ में हम जिक्र कर लेते हैं हुज्जाज कराम के हवाले से। हज के दौरान जो इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया पर, इस हवाले से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ जो हकीकत पर मबनी खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं और उस हवाले से ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की जा रही है। रवा साल हज के दौरान 1000 हुज्जाज कराम की डेथ के हवाले से खबर सामने आई है और सऊदी हुकाम ने इस हवाले से कंफर्मेशन भी की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से ताज़ियत भी की है। और रिजवान, अगर हम बात करें कि ये जो अमवात की रीज़न है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो है बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रवा साल हज के दौरान मक्का मुकरमा का जो टेम्परेचर था वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड था। 51 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ टू मच। और हज एक ऐसी इबादत है जो कि मुशक्क़त तलब इबादत है और उसमें हमने देखा कि जहाँ पे थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस की गई या जहाँ पे कुछ वल्नरेबल एज फैक्टर भी होता है तो वो बहुत अफराद जो बुज़ुर्ग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। अब जो शहादतों की तादाद है वो भी आपको बता दें कि 1000 से ज़ायद है और उसमें पाकिस्तान से 35 अफराद शामिल हैं और सबसे ज़्यादा जो हलाकतें हुई हैं वो मिस्र के शहरियों की हुई हैं। 658 जो मिस्री बाशिंदे हैं वो इसमें शहीद हुए। इसके साथ साथ इंडोनेशिया से 183 हजाज कराम मौसम की शिद्दत की वजह से जान की बाजी हार गए। और हम देख रहे हैं कि हजाज कराम की जो वापसी है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है और गुज़श्ता रोज़ 1200 जो आज़मीन हज हैं वो वतन वापस पहुंचे हैं। 4 शहरों से जो 7 फ़्लाइट्स पाकिस्तान वापस आई हैं उसमें 1200 आज़मीन हज हजाज कराम वो हज अदा करके वापस मुल्क पहुंच चुके हैं। और इस दफ़ा हमने ये भी देखा कि रिजवान, जिस तरह अभी हमने जो बात की, जो मेन रीज़न है, हम देखते हैं कि वल्नरेबल एज होती है। हम बुज़ुर्गों के हवाले से भी बात करें तो अब जो है उनके लिए इस दफ़ा पैकेज बड़ा अच्छा था गवर्नमेंट का कि इस दफ़ा अगर वो जल्दी भी आना चाहते थे तो वो आ रहे थे और अब हमने देखा कि वो वापस भी आए हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरान हज हुज्जाज कराम के जाँ बहक होने पर सऊदी हुकूमत से इजहार अफसोस किया है। इस दौरान उन्होंने वज़ारत मज़हबी उमूर, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर चौधरी सादिक हुसैन, पाकिस्तानी सफारत खाने को ख़ास तौर पर हिदायत की हैं कि हुज्जाज कराम को तमाम तर सहूलतें मुहैया की जाएँ। इस मामले पर तमाम जो चेन है वो अब ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे और जो लोग अपनी मैयतों को वापस आना चाहते हैं, जिनके प्यारे वहाँ पर जाँ बहक हो गए हैं, उस हवाले से भी तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जाएँ। अयाम हज के दौरान 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का दर्जा हरारत, और हम देखते हैं इस हवाले से सऊदी हुकूमत की जानिब से भी जो अमवात की वजह है उसकी रीज़न बताई गई है बहुत सारे हुज्जाज कराम के हवाले से। इन दिनों में हम देखते हैं कि शायर की अदायगी के लिए सऊदी हुकूमत ने बहुत सख्त कवानीन बनाए कि इस दौरान कोई भी ऐसा शख्स इन मकामात पर नहीं जाएगा जिसके पास हज का इजाज़तनामा नहीं है। इसके बावजूद बहुत सारे ममालिक के लोगों ने कोशिश की और अनरिकगनाइज्ड, अनरजिस्टर्ड लोग मौजूद रहे। इसके बाद अब देखते हैं कि मौसम की गर्मी हो, मौसम की शिद्दत हो या फिर दूसरे हालात हों, हज की सख्तियाँ हों, उस पर जामबर नहीं हो सके। 35 अफराद हैं पाकिस्तानी जो कि कन्फर्म हैं जिनकी शहादत हुई है फ़रीज़ा हज की अदायगी के दौरान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से इज़हार अफसोस किया है। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम मौसम की शिद्दत के हवाले से बात कर रहे हैं तो मौसम की शिद्दत से ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि देखा जाए कि पूरा खित्ता ही हमारा जो है वो मुतासर हो रहा है। लेकिन कल थोड़ा सा जो मौसम खुशगवार हुआ है उससे रावलपिंडी इस्लामाबाद के टेम्परेचर में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड कल मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। शाम के वक्त मौसम अच्छा हो गया, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई, तेज़ हवाओं का सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज हमने देखा है कि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मैक्सिमम दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहा बल्कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रहेगा। और ये 2-3 दिन जो अगले हैं उसमें भी ऐसा ही होगा। और पंजाब से भी खबरें आ रही हैं कि जनूबी पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई और उससे कबल जो गुज़िश्ता रोज़ से एक दिन पहले परसों जिसे हम कहते हैं उसमें अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि प्री मानसून की बारिशें आखिरी हफ्ते में होंगी जून की। लेकिन जिस शिद्दत से कल पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बारिश हुई है उसके बाद गुमान ये किया जा रहा है कि शायद बहुत अर्ली हो जाए प्री मानसून और 1 जुलाई से मानसून का बाकायदा आगाज़ हो जाए। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में
आज भी बारिश मुतवक्के है और आज भी जो है मौसम जो है खूबसूरत खुशगवार रहेगा। दुआ यही है कि बारिश बाइस रहमत हो, क्योंकि इस दफ़ा प्रेडिक्शन है कि 40 से 70% तक ज़्यादा बारिश होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। जो हमारी प्री मानसून बारिशें पिछले साल भी स्टार्ट हुई और हमने देखा कि 2022 में तो फ्लड्स भी आए, तो इस दफ़ा भी इस साल भी बारिशें जो है वो ज़्यादा मुतवक्के बारिश हैं। से एक और चीज़ भी मुतासिर हो रही है, क्या? वो है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, दूसरी दफ़ा बारिश हो गई है, गालिबन दूसरी दफ़ा तो कंफर्म है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स पहले बारिश की वजह से रुकी तो 2 खिलाड़ी आउट हो गए, अब फिर बारिश की वजह से 11 ओवर्स के बाद मैच रुका हुआ है। 100 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट्स के नुकसान पर, 141 रन करने। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आमने सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया अनबीटन है और बांग्लादेश को सर्वाइव करना है सुपर 8 के ग्रुप में। ये डेवलपमेंट है, कल इंडिया अफगानिस्तान से जीत गया। बिल्कुल जनाब, और बात यह है कि जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद हमारे शायकीन जो है थोड़ा सा उनका, कल भी मैं कहीं बैठी बातें कर रही थी रिजवान, तो मैंने कहा कि अब फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा नहीं हमारी टीम तो निकल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। शायकीन अभी भी बड़े एक्साइटेड है रिजवान की तरह के, और वो अभी भी जो है ना बड़ा जो है जोश खरोश से मैच देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी फेवरेट टीम्स हैं, हमारी सेकंड फेवरेट थर्ड फेवरेट होती है। इन केस हमारी निकल जाए तो क्या न्यूजीलैंड भी होगा। निकल गया, अब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज मौजूद हैं। या जैसे समटाइम्स ऐसे भी होता है ना, हमें थोड़ा टफ टाइम दिया हो तो फिर हम जो है कोशिश करते हैं, बल्कि एवरी टीम प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इज आवर फेवरेट टीम। ये भी होता है, लेकिन कुछ मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था रिजवान इंडिया वो को। तो हमारी मजबूरी थी। काशिफ ने यहाँ बैठ के कहा था कि हम दुआ करते हैं आज इंडिया जीत तो जाए। काशिफ ने आज हमें ज्वाइन किया है। आज देखते हैं काशिफ आज के क्या गोल्डन वर्ड्स कहते हैं, जिनको हम बाद में कोट करेंगे। काशिफ मजीद ने आज हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो काशिफ। थैंक यू वेरी मच। काशिफ, रिजवान बड़े एक्साइटेड है और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इज अनबीटेबल और बांग्लादेश को सरवाइव करना है, और ऑब्वियसली ये हम परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही कह रहे हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं बारिश के बाइस, ये जो बारिश हो रही है, कुछ टाइम पे तो हमने भी दुआएं की कि आज की बारिश हो जाए, कुछ टाइम पे तो बड़ी दुआएं की कि आज बारिश ना हो। सो बेसिकली हाउ डू यू सी इट? आई गेस इस आज के मैच की बात करें तो बांग्लादेश मेरे ख्याल में हार गया, बिकॉज अगर बारिश रहती है और डकवर्थ लुइस पे आता है तो ऑस्ट्रेलिया क्लियर कट विनर है। 140 करने 11 में से हो चुका है, 8 विकेटें बाकी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आज का मैच भी मार गया। और मोस्ट प्रोबेबली इस मैच के आगाज से पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट ही कह रहे थे। तो चलिए इस मैच की तो होगी छुट्टी, बट जिस मैच पे शायद मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा वह शाम को होना है, जिसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने मध्य मुकाबल होना। और एक ऐसा मैच है, जैसे रिजवान ने कहा कि हमारी सेकंड थर्ड फेवरेट हमेशा से ही साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ रही है। वेस्ट इंडीज़ का फ्लेवर हमें बड़ा पसंद है क्रिकेट का, हमारे जैसा है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही एक तो हमारे जैसा है, और फिर उसकी जो उस टीम की जो बुन्नत है ना वो भी हमारी तरह की है, ना उनको पता है ना हमें पता है कि इन्होंने क्या करना है, और वो अनप्रेडिक्टेबल जिसे हम कहते हैं। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है तो शायद हम इसलिए कहते हैं कि अब हम इस हद तक साउथ अफ्रीका के दोस्त हो चुके हैं कि हम चाहते हैं कि यार ये भी कुछ जीत जाए, कुछ तो जीत T20 जीत जाए, वनडे जीत जाए, या फिर एटलीस्ट जो चोकर्स वाला टैग है वो हट जाए। एक चैंपियंस ट्रॉफी है जो मुझे याद पड़ती है 98 की गालिबन बांग्लादेश में हुई थी, जो वो जीते थे, जो एक आईसीसी का इवेंट है इनके पास। वरना उसके अलावा टाइप टूर्नामेंट था वो। जी बिल्कुल, और उसके अलावा वरना हमेशा माजरत ही आई है वहाँ से। सो हम चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करे। सो मोस्ट प्रोबेबली शाम की अगर बात करें तो मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ साउथ अफ्रीका के साथ होंगी, बट स्टिल अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, इंग्लैंड इज़ वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स इस वक्त। और ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ा चांस था, जॉश हेजलवुड ने गलती से कहा था, मजाकन कहा था या हकीकतन कहा था, लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर सके। और जॉश हेजलवुड ने यही कहा था कि हम स्कॉटलैंड को जिता के इंग्लैंड को बाहर करेंगे, एक कम दुश्मन जो है वो सुपर 8 में लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं। वरना चांस बड़ा था कि स्कॉटलैंड ने मैच भी बड़ा अच्छा खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अगर स्कॉटलैंड जीत जाता ऑस्ट्रेलिया से तो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड हमारे साथ वाली फ्लाइट में ही वापस आ लेकिन फिर उनकी उसी बात को कोट करते हुए जो अंडर प्ले या अंडर परफॉर्म करना था उसका आर्टिकल आईसीसी का वो इनएक्शन हो जाता, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती Who knows, रिजवान, अगर हम यूएसए से अपसेट हार सकते हैं और बहुत सारे अपसेट हो सकते हैं, तो एक और अपसेट भी हो जाता। कितनी कंट्रोवर्सीज है, हर शख्स जिसके पास मोबाइल है वो अपना तज्जिया कर रहा है कि हम अब यूएसए से क्यों हारे या हम इंडिया से क्यों साहब हारे। जाने दीजिए, Exactly. एक साहब ने जो तबसरा कर दिया है, इसलिए हाँ, इसको रहने ही दीजिए। हाँ बिल्कुल। कल जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है, पहला मैच जो उनका वॉश आउट हुआ, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद स्कॉटलैंड से वॉश आउट हो गया मैच उनका, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ग्रुप स्टेजेस पर वापसी की, ये था कि शायद अपने रन रेट को बेहतर करने के लिए, सुपर 8 को क्वालिफाई करने के लिए वो तेज़ खेल रहे हैं। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने मैच खेला कल सुबह 5:30 बजे, वो तो अगेन वैसी ही परफॉर्मेंस थी, डू और डाई,
कि वो तमाम के तमाम बैट्समैन इसी नीयत से आए हैं कि उन्हें 10 ओवर्स में 15 ओवर्स में मैच खत्म करना है। ये उनका फ्लेवर बन गया। रिजवान देखिए 2015 में जब वो पहले ही राउंड में बांग्लादेश से हार के बाहर हो गए थे और फिर बागडोर जो है वो संभाली ओवेन मॉर्गन ने, कप्तान बनाए गए वाइट बॉल क्रिकेट की इंग्लैंड टीम के, तो एक फ्लेवर उन्होंने ऐड किया, वो यही था कि एग्रेशन के साथ खेलना। और उसके बाद फिर सिर्फ T20 नहीं, वनडे में हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन को 480 करते देखा, पाकिस्तान के खिलाफ अराउंड 450 350, ये तो मतलब ये उनकी नॉर्मल रूटीन होगी। अब की अगर मैं बात करूं इस T20 में, तो जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनका फ्लेवर बन चुका है, जो उनका करिश्मा बन चुका है बैटिंग का, जो ऑरा है, हर बैट्समैन जो है उसके पास बड़ी शॉट्स है और वो इंग्लिश का मकूल है कि एट विल वो छक्का मार लेते हैं। सो दिस इज वेयर कि इंग्लैंड इज सो डेंजरस। हाँ, एक ही मुझे उसमें कमी जरूर नजर आती है कि जब मैं इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में देखता हूँ, सवाए आदिल रशीद के कैरेबियन पिचेस पे मुझे कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आता कि जो दूसरी टीम को आउट कर सकता हो। फास्ट बॉलर मौजूद है, जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, बट कैरेबियन की पिचेस पे जी लियाम डॉसन को मिस कर रहे हैं। लियाम डॉसन या कोई भी अच्छा स्पिनर, कोई भी, देखिए एक स्पिनर के साथ, एक क्वालिटी स्पिनर के साथ पूरा टूर्नामेंट नहीं जीता जाता। और हम अमूमनी तौर पे ये कहते हैं कि जो बैटिंग है आपको चंद मैचेस जितवा सकती है, टूर्नामेंट जीतने के लिए बॉलिंग ही काम आती है। और ये शायद इंग्लैंड की खामी है कि बहुत ज़्यादा रिलायंस है उनकी बैटिंग पे, हर रोज़ 200 पे 200 चेज नहीं होता। किसी दिन दूसरी बॉलिंग भी चल जाती है, किसी दिन आप कोलैप्स कर जाते हैं एज अ बैटिंग यूनिट। सो देयर हैज टू बी अ बॉलिंग यूनिट कि जो 150 भी रोक सके। खेली हम देखते हैं वो कोलैप्स होते भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगेन मैं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करता हूँ, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो हुआ, 200 ही चेस करने थे, नहीं हो सका बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास ऑफ कोर्स आउट करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं। और क्रिकेट जो है जब भी मैच जीता जाता है वो आउट करके जीता जाता है, कि आप दूसरी टीम को आउट कर दें, आप मैच जीत गए, और आउट करेंगी तो रन्स का फ्लो भी रुकेगा। इंग्लैंड के पास शायद ये एस्पेक्ट मिसिंग है, और यही एस्पेक्ट वेस्ट इंडीज के पास भी नहीं है। एक अकील हुसैन कितनी को आउट कर लेंगे या कितनी अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, बाकी के 16 ओवर्स उनको ढूंढने पड़ते हैं कि किससे करवाए जाए। सही। अच्छा रिजवान, सॉरी काशिफ, क्योंकि रिजवान के साथ आप लोग आपस में कर ले, मैं बैठा हूं। अच्छा काशिफ, क्योंकि रिजवान जो है ना ऑब्वियसली माय को होस्ट, तो रिजवान कैच बनता है। काशिफ, बेसिकली अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से, एक चीज़ तो आपने बात कह दी ना कि बांग्लादेश को तो आपने कंसीडर कर लिया कि वो हार जाएगा। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि कल इंडिया जीता। अब द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, आपने कहा बॉलिंग एक चीज़ पे हम रिलाय सिर्फ बैटिंग पे नहीं कर सकते, बॉलिंग पे हमने फोकस करना है। बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टीम को बिल्ड किया। अब कुछ मैचेस हम भी उनसे हारे, जो हमसे नहीं हजम हुआ हमारे शायकीन से। वाई वी कांट बी द बेस्ट? इंडिया इज़, अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इस रीजन की, इंडिया इज़ considered as the best team as compared to Pakistan. Why we can't be? या क्या ये कोलैबोरेशन से नहीं चल सकता कि सिर्फ क्या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ही बेस्ट कंसीडर होंगे? क्या ये पूरा रीजन मिलके नहीं क्रिकेट डेवलपमेंट पे काम कर सकता है? ये रिजवान ने बिग 3 के नाम कर लिए, वो फाइनेंशियल मॉडल है, वो रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है, वो तीनों ज्यादा कमा रहे हैं तो उनको लगता है कि हम ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे, दैट इज इट। उसका क्रिकेट की क्वालिटी से ताल्लुक नहीं। क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो डिपेंडेंट है मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, बेजा तनकीद हो रही है, मैं प्लेयर्स को शायद इतना जिम्मेदार नहीं समझता। मैंने यहीं पे बैठ के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कहा था कि भाई इन प्लेयर्स को जो हमने सिलेक्ट किया है, इनके अलावा पाकिस्तान में रह कौन से गए हैं कि जिनको नहीं लेके गए? एक उसामा, एक जमान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, ठीक है, सलमान अली आगा, बस दैट्स इट, 4 रह गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो खुदा खासा परफॉर्म ना करते, हाँ, तो ये 4 याद आ रहे होते, तो इनमें से जो ड्रॉप होते वो 4 याद आ रहे होते। सही। सो ये ऐसा नहीं था कि टीम की सिलेक्शन बुरी थी। कॉम्बिनेशंस पे बात हो सकती है कि कॉम्बिनेशन शायद अच्छे नहीं बने, फाइनल 11 अच्छी सिलेक्ट हुई, बट प्लेयर हमारे पास यही था। क्यों हमारे पास प्लेयर पूल कम है? बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ना सिर्फ ये कि रिस्पेक्ट नहीं दी बल्कि डेवलप भी नहीं किया। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे दूं, पाकिस्तान T20 की कामयाब तरीन टीम्स में से है, क्योंकि हमने T20 उस वक्त खेलना शुरू कर दिया था जब दुनिया को शायद खबर भी नहीं थी। कराची में रमजान में T20 क्रिकेट या 25 ओवर्स की क्रिकेट 80 की दिहाई से हम सुनते चले आ रहे हैं। इससे भी जरा फास्टेस्ट क्रिकेट हमने खेली है, डबल विकेट क्रिकेट हमने डबल विकेट भी और खेली है, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेली है, बिल्कुल ऐसी, और दुनिया को बुला बुला के खिलाया और बड़ा कुटा भी होने हमने। सो हमें इस असलूब की आदत थी जो T20 है। हम डेवलप क्यों नहीं कर सके? बिकॉज
जब तक हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का टूर्नामेंट था, जिसमें पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कप कहते थे, सियालकोट स्टैलियंस, लाहौर लायंस, कराची डॉल्फिन्स, पाकिस्तान के सारे स्टार क्रिकेटर्स उसमें मौजूद होते थे। उस वक्त कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट नहीं होती थी, उस टूर्नामेंट की बेसिस पे सिलेक्शन होती थी। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल 11 बनती थी पाकिस्तान की टीम के लिए, वो सब ने एक दूसरे के साथ compete किया होता था। और अमूमी तौर पे हम ये कहते हैं, हमारी इस्तिलाह है कि कोई रह नहीं जाता था कि जिसके दिल में कोई हसरत हो कि मैं खेल नहीं सका। अब की बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट की वो इज्जत ही नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 टूर्नामेंट उस वक्त कराया जाता है जब सारे स्टार्स जो हैं वो किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट में बिजी होते हैं, वो खेलते ही नहीं है। अब कंपटीशन लेवल ये है कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड प्लेयर समझा जा रहा हूँ और मैं खेल ही नहीं रहा रिजवान के अगेंस्ट। रिजवान जितने मर्जी रन्स कर ले, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, उसकी वैल्यू ही नहीं है। क्यों? ओ यार, उन्हें आमिर ने दी बॉल तो खेली नहीं, उसने तो इमाद वसीम को खेला ही नहीं, उसने तो जमान को खेला ही नहीं, हारिस रऊफ को खेला ही नहीं। सो वो उसके रन्स जो हैं वो फजूल हो गए। दूसरी तरफ सिलेक्शन क्राइटेरिया PSL आ गया। मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन डिफाइन की थी कि हर 11 में से 4 ओवरसीज प्लेयर हैं, 7 लोकल हो गए, 7 में से 1 हो गया जो जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग, 6 रह गए। 6 में से माजरत के साथ 2 प्लेयर्स तो वो होते हैं जो फ्रेंचाइज के जाती कुछ ना कुछ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और यहाँ वहाँ से आए होते हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं पता होता। 4 रह गए, उन 4 में से 2 या 3 पाकिस्तान की टीम में। सो आप इमेजिन कीजिए कि हर टीम में से 4 प्लेयर सिर्फ जो कि कंटेंशन में है पाकिस्तान खेलने की, और एक तरफ पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट था जहां 11 के 11 दे वर लाइक प्लेइंग फॉर द पाकिस्तान। सो 4 और 11 का फर्क समझ आता है। तो प्लेयर पूल इसलिए कम हो अब गया। बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ रहे, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कशन इसी बात पे हुई थी कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ये भी कहा गया, जैसे बहुत से सोशल मीडिया पर कल ये बातें फैल रही थी कि बाबर आजम को रिप्लेस किया जाएगा, और इस हवाले से बयानात भी सामने आए कि अभी कैप्टनसी पे कोई भी चेंजिंग की कोई भी अभी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी वी आर एट अ वेरी क्रूशल पोजीशन। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं, जिस तरह आपने भी उस हवाले से बात की, हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जेलिन करने के लिए क्रिकेटर्स को इस तरह के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, जैसे काकूल लेके गए, या हर तरह से जो भी इदारा हमारे मुल्क में स्ट्रांग है वो कह रहे हैं कि डेवलप करना है क्रिकेट को, तो बेहतरी तो आ रही है। देखिए आ रही है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट 5 साल बाद स्टार्ट हुई। 5 साल बाद हमने इसी चैनल के तवज्जुद से, बल्कि इसके सिस्टर चैनल PT स्पोर्ट्स के तवज्जुद से स्कूल क्रिकेट का मैच टीवी पे देखा। मुझे पता है, मैं एक स्कूल से वाबस्ता भी हूँ, कि जो एटमॉस्फेयर बनता है उस अपने बच्चे को टीवी पे देख के, स्कूल के बच्चे को टीवी पे देख के, वो लेवल ही और है। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कह दिया कि 9000 मैचेस उन्होंने करवाने हैं विद इन लाइक 3-4 मंथ्स, तो वो हो रहे हैं। ग्रेड 2 बहुत अरसे बाद हुआ, OGDCL की टीम जीत गई, फाइनल जो है वो उसको बड़ा अच्छा हुआ। PSL इज अ वेरी बिग नेम, उसके साथ साथ जो कश्मीर की लीग्स हो रहे हैं, सिंध की बिल्कुल, लीग्स हो रही है, तो ये बहुत सारी अच्छे क्रिकेट हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो जहाँ पे कमी महसूस होती है, ये सब ने कह दिया, गैरी किस्टन ने भी कह दिया कि टीम में यूनिटी नहीं थी, या यगानगत नहीं थी, यकजहती नहीं थी। कैसे होती, रूट कैसे हैं? इमाद वसीम आमिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं खेले, वो पाकिस्तान सेटअप का हिस्सा बन गए। आजम खान की फिटनेस नहीं थी, वो टीम के सेटअप का हिस्सा बन गए। उस्मान खान 6 महीने पहले तक पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तान के लिए खेल के चले गए। जब सारों के रूट मुख्तलिफ हो जाएंगे तो टीम में पहुंचने के, तो आपस में यूनिटी कैसे होगी? हम एक दूसरे को ही नहीं जानते। मैं किसी और वैगन में बैठ कर आ गया, आप किसी और वैगन में बैठ कर आ गए, तीसरा बंदा किसी और बस में बैठ कर आ गया, हमारा तो ट्रैवल भी इकट्ठा नहीं है। सो इसीलिए ये छोटी छोटी सी बातें दे डू काउंट। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बाबर आजम के जहन में होगा कि मैं अंडर 15 खेला, अंडर 13 खेला, 17, 19, अंडर 23 पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान की टीम में पहुंचा। और एक साहब ऐसे हैं कि जो UAE में खेलते रहे, 250 किए, 200 किए PSL में, वो भी पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे। मेरे वो कहते हैं ना, मैं मुकाबले के इम्तिहान दे के सिलेक्ट हुआ, ये जो है वो डायरेक्ट रूट से आ गया। सो ये छोटी छोटी चीजें डू काउंट करती हैं, और पाकिस्तान की टीम में ये हुआ। काशिफ, उस इसके अलावा नीयत एक और थी। चीज़ भी है ना, एक और चीज़ भी है कि जो 4 साल तक हमारा डिपार्टमेंट बन रहा, जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, उसने बहुत हमें नुकसान पहुंचाया। अब उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल इससे कबल जब डिपार्टमेंट होता था, हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत सारे प्लेयर्स को खेलते हुए देखा। हमारे नेशनल प्लेयर्स ही उसमें खेलते रहे हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते रहे हैं, और उसका टाइम फ्रेम शेड्यूल भी वैसा ही होता था जब इंटरनेशनल असाइनमेंट्स नहीं हैं। तो फाइनल के लिए बाकायदा उसकी कवरेज होती थी, और PTV स्पोर्ट्स उसको लाइव दिखाता था, कराची में हो या गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हो। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट से हट के वर्ल्ड कप की तरफ वापस आते हैं। जी बिल्कुल। तो कल जो मैच इंग्लैंड और खेला गया वेस्ट इंडीज के बाद, अब इस ग्रुप में अनबीटन है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड।
दो टीम्स जो दो दो मैचेस जीतेंगी, बड़ा क्लियर है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चोकर, कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी चोकर बनता जा रहा है। त्याग उतरेगा साउथ अफ्रीका से, क्या करना होगा साउथ अफ्रीका? यस, मैंने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उनके पास आईसीसी के किसी इवेंट में एक ऐसा कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ, दैट इज एडन मार्करम, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर जी। अब जीतना एक हैबिट है और आसान नहीं होता। जो लास्ट हर्डल होता है ना, उसको क्रॉस करना आसान नहीं होता, और साउथ अफ्रीका हमेशा लास्ट हर्डल पे रह गया। सेमीफाइनल में ग्रांट एलियट ने मार दिया, क्वार्टर फाइनल में ब्रायन चार्ल्स चल गए। न्यूजीलैंड की टीम जो किसी खाते में नहीं थी, वो 2011 में इनसे क्वार्टर फाइनल जीत गई। सो ये दीज आर द लास्ट हर्डल्स, जो नॉकआउट मैचेस होते हैं। 2009 में हमसे हार गए, डिविलियर्स ही नहीं चले। अगेन डिविलियर्स, गिब्स, मतलब कैलिस, इतने नाम है, दे वर लाइक नोवेयर। क्यों? बिकॉज ये जो जीतने की एक साइकी है ना, ये डेवलप नहीं हो सके। इसमें बहुत सारे डेमोग्राफिक्स भी हैं साउथ अफ्रीका के, उनका माजी भी है, उसमें वो ब्लैक एंड वाइट का वो सिलसिला भी है। बट राइट नाउ एडन मार्करम वो कप्तान है कि जो वर्ल्ड कप जीत चुका है, और फॉर्चुनेटली उसके पास 11 जो प्लेयर खेल रहे हैं, में से 4-5 ऐसे हैं जो उस वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। सो जो जीतना है, जो ट्रॉफी को लिफ्ट करना है, वो उनकी हिस्ट्री में है, उनके अंदर मसल मेमोरी में मौजूद है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बेस्ट चांस है। एक तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो मुझे नजर आता है, बड़ी बैलेंस टीम है। स्पिन डिपार्टमेंट पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका के पास इतना अच्छा है, वरना हमने हमेशा साउथ अफ्रीका को बैट्समैन के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए, पहला मैच था वर्ल्ड कप का, और अमेरिका के साथ था। और अमेरिका की जब मैं टीम की बात करता हूं, उसमें सारे स्पिन खेलने वाले हैं, क्योंकि या वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, ठीक है। सो शम्सी को भी टाइम लगेगा, रिदम भी एक दो एक फिर तो न्यूजीलैंड वाले भी है ना, जो अपनी वालदा की तरफ से जाके अमेरिका के हो गए, कोरे जेम्स एंडरसन। सो अगेन थोड़ा सा टाइम लगता है, रिस्ट स्पिनर को रिदम लेने के लिए टाइम लगता है। लेकिन अब जिस पिचेस पे मैच है, वो सपोर्ट करेगी तब रेस शम्सी को। सो मोस्ट प्रोबब्ली 2 स्पिनर हो गए, एडन मार्करम ऑफ स्पिनर हो गए, 3 स्पिनर ये हो गए। फास्ट बॉलिंग तो शायद हमने कभी तस्करा ही नहीं किया कि उनका वीक लिंक है। बैटिंग बहुत अच्छी है, मिलर स्पिनर को खेल लेते हैं, क्लासन स्पिनर को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, क्विंटन डी कॉक टॉप ऑफ द ऑर्डर मौजूद है। तो बहुत अरसे बाद इनमें स्टार कोई नहीं है, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सो मोस्टली हर बंदा, हर शख्स को सपोर्ट कर रहा है। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज़ हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया डकवर्थ लुइस मेथड पर 28 रन से जीत गया है, और चेस कर रहा था 141। बारिश की वजह से मैच रुका और जीत लिया ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन और 8 विकेट से। बहुत शुक्रिया काशिफ फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे थे खेलों के मैदान की, क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, और रुख करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, जो कि दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन एक कामयाब तरीन दौरा करार दिया गया है, और चाइनीज़ मीडिया ने भी उसकी प्रॉपर कवरेज की है। और अब हम देख रहे हैं कि उसी दौरे की एक और कड़ी भी है कि जो 2 बायलैटरल रिलेशनशिप हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, वो मजबूत भी हो रहे हैं, मुस्तहकम भी हो रहे हैं। और उसको हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात में कोलैबोरेशंस भी जारी हैं। और इसी हवाले से अब आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी महकमे के वजीर और कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन जनाब लियो जियानचो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। और ये दौरा जो है, ये हम अभी भी ये भी उम्मीद करते हैं कि ये भी पहले के दौरों की तरह कामयाब रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि ये मुश्तरका मैकेनिज़्म जो है, मुशावरती मैकेनिज़्म, उसके 3रे इजलास में शिरकत करेंगे। और ये जो 3 रोज़ा दौरा है, ये नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर तय पाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, आला क़यादत से, सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान चीन ख़ासतौर पर CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से जो अपग्रेडेशन है CPEC की, उस पर बात की जाएगी। पाकिस्तान और चीन जो ताउन मौजूद है, उसमें मज़ीद वसअत कैसे लाई जाएगी, इस हवाले से। और फिर जो कंसर्न्स हैं, जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, जो चीन के कंसर्न्स हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से बात की जाती है, कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो रखना डालने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। उनसे कैसे निपटा जाएगा, इस हवाले से भी मिलकर ही आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की मैशियत के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली मरतबा गुज़िश्ता रोज़ 78,000 से की जो हद है उसको अबूर करते हुए 78,800 को तजावुज़ किया। कारोबार के अख्ताम पर भी 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और 78,000 की सतह को बरकरार रखते हुए 100 इंडेक्स पर कारोबार बंद हुआ। बिल्कुल जनाब, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पाकिस्तानी मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए कितना मस्बत साबित होगा, इसके साथ साथ हम लियो जियानचो साहब के जो दौरा पाकिस्तान है, और ख़ास तौर पे फ़ेज़ 2
जो सी पैक का है उसके लिए कितना अहम दौरा है, इस हवाले से बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में माहिर माशियात शकील अनवर कमाल साहब ने। शकील साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी महकमे के जो रुकन हैं वो ली जियांचाओ साहब, जो कि 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, 20 से लेके 22 जून तक उनका दौरा है, तो ये कितना ज़रूरी है ख़ास तौर पे सी पैक फेज़ 2 के लिए और उस टाइम पे जहाँ पे पाकिस्तान इज़ कंसीडर्ड एज अ फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट स्टेट, जहाँ पे हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम तरक्की के लिए कोलैबोरेशन के साथ ना सिर्फ चीन के बल्कि दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली इस दौरे को आप पिछले दौरे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का अभी चाइना का हालिया दौरा था उसकी ये कड़ी है और उसी का फॉलोअप के अंदर ये दौरा पाकिस्तान के अंदर चीन का ये हाई लेवल का जो डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो चाइना का दौरा था वो बहुत कामयाब दौरा था और वहाँ बाहमी मामलात को तय करने और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के सिलसिले में चाइना के साथ बहुत खातिर खा वहाँ पर पेशरफ्त हुई है। और इसी सिलसिले में ये जो हाई लेवल का डेलीगेशन चाइना से पाकिस्तान इस वक्त आया है ये उसी की कड़ी है और मैं ये समझता हूँ कि उन चीज़ों को मज़ीद मटेरियलाइज़ करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये एक अहम दौरा समझा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप जानते ही हैं कि चाइना और पाकिस्तान के जो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के हर कड़े वक्त में चाइना ने ना सिर्फ मदद की है बल्कि उसने अपने आप को साबित किया है और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी चाइना ने कुछ आपके $2 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाए, जो कि पाकिस्तान एक पिछले साल बहुत मुश्किल वक्त में था जब डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान में। उस वक्त दोस्त ममालिक में चाइना ही सबसे आगे था और उसने पाकिस्तान की ना सिर्फ मदद की बल्कि दीगर ममालिक में सऊदी अरब और UAE ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इस हवाले से मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत का जो इनिशिएटिव है SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी की राह को हमवार करने और उसको मामलात को बढ़ाने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब का जो विज़िट हुआ पाकिस्तान के अंदर, सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में आया। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म साहब का सऊदी अरब का दौरा वो बड़ा ही कारगर साबित हुआ। इसके अलावा चाइना के साथ जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक लॉन्ग अवेटेड इशू जो पाकिस्तान का CPEC के हवाले से था, जिसमें थोड़ी बहुत कुछ रुकावटें थी या कुछ उसके अंदर डिलेज थे, उसको अब ख़त्म किया जा चुका है। और मैं आपको एक इत्तला दे दूं कि ये अब CPEC फेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो MOUs हैं वो फाइनल शेप में होने जा रहे हैं आइंदा चंद रोज़ के अंदर। इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अहम मौका है कि वो ना सिर्फ CPEC के मामलात को टेक ओवर करे बल्कि उसको आगे बढ़ाने में पॉजिटिव पेशरफ्त का मुजाहरा करना पड़ेगा। चाइना के और दीगर जो कंसर्न्स थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ख़ास तौर पर, उस हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अश्योरेंस भी दिलाई है और उनकी चाइनीज़ इन्वेस्टर्स की, चाइनीज़ जो यहाँ पर इंजीनियर्स और कारकुन काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत और ज़मानत देने के लिए बहुत ज़्यादा अहम काम किया जा रहा है और इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मलूज़ खातिर रखा जाएगा ताकि यहाँ पर सेफ़ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट सिनेरियो क्रिएट हो और पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी के मौक़े मज़ीद उसमें इजाफा हो सके। पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान की जो ओवरऑल मजमूई, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों बजट 2024-25 पेश किया गया और पाकिस्तान की जो बजट का पेशतर हिस्सा 50% से ज़ायद जो है वो सूद की अदायगी में चला जाएगा।
उसके बाद जो कुछ भी रकम बचेगी वो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, आपके इसके अलावा आपके मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन्स और पीएसडीपी एलोकेशंस और तालीम और सेहत के लिए बच सकेगा। इसलिए पाकिस्तान को ज़रूरी है कि अपने बजट का पेशतर हिस्सा पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च किया जा सके। उसके लिए लाजमी है कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आए और वो सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकती है। मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगे और एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों बहुत अच्छी हुई है पाकिस्तान की। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट तकरीर में भी कहा और पोस्ट बजट डिस्कशंस में भी बताया कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइन की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपने अभी आपको मैं खबर दे दूं कि पाकिस्तान की जो चावल की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.6 बिलियन तक चली गई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड इजाफा है। इसके अलावा पाकिस्तान की वीट की क्रॉप भी अच्छी हुई है। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल क्रिएट करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बहुत मौसर किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी जीडीपी ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में बैरूनी सरमायाकारों की तहफ़्फ़ुज़ और उनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से बजट में जो कुछ भी पेशरफ्त हुई, चूँकि काफ़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है पाकिस्तान की मईशत का, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इन हालात में भी आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज इकॉनमी को है वो है हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट अब घटना शुरू हुए हैं। 4 साल के बाद पहली दफ़ा शरह सूद में 1.5% कमी की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों। 10 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई और उसमें जो वाज़े इशारे थे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, वो ये थे कि महंगाई में कदरे कमी महसूस हुई है, जिसकी बिना पर स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट किया है और आइंदा भी इंटरेस्ट रेट, आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर और अगले साल तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 700-800 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट पे कमी हो सकेगी। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा वैसे वैसे आपको मैं सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि उधार जितना सस्ता होगा उतना ही कारोबारी मौके बढ़ेंगे, क्योंकि लोग बैंक से लोन ले सकेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकेंगे, इंडस्ट्रीज मजीद लग सकेंगी। एक तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्फ्लेशन नंबर अगर कम आएंगे तो इसकी निचली सतह पर, अवामी सतह पर भी हमें पजीराई मिलना शुरू होगी, क्योंकि अभी आवाम को जायद बिजली के बिल देने हैं, जायद गैस के बिल्स देने हैं, जिसकी वजह से आवाम की परेशानी अपनी जगह पर है और यही चैलेंजेस हैं जिसको हुकूमत जिससे निबर्द आजमा है और उसको कम करने की कोशिशों में लगी हुई है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ पॉजिटिव होना शुरू है, इट्स अ वेरी गुड साइन। स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है। गुज़िश्ता दिनों इसने अपने नए हाइज ब्रेक किए, क्योंकि कुछ र्यूमर्स थी स्टॉक मार्केट के हवाले से कि कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा, मजीद इजाफा किया जाएगा। वो र्यूमर्स गलत साबित हुई और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और इन्वेस्टर्स के अलावा जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बैंक्स के अंदर जो फिक्स्ड में पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो पैसा भी स्टॉक मार्केट के अंदर मुंतकिल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन इनफ्लोज में भी इजाफा हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारी में भी स्टॉक मार्केट के अंदर भी इजाफा हो रहा है और आपके कैपिटल मार्केट्स के अंदर, ट्रेजरी बिल्स के अंदर भी बैरूनी सरमायाकारी, फॉरेन इनफ्लोज हम देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। यस, इट इज़ नॉट, हम इसको बहुत ये नहीं कह सकते कि ओवरनाइट सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं और बतदरीज हम समझते हैं कि इकॉनमी अपने ट्रैक पर आएगी। इस हवाले से जो फाइनेंस मिनिस्टर का एक कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्राइवेटाइजेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज़ द की इशू, जिसकी वजह से जो सिक यूनिट्स पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर बोझ हैं और सालाना अरबों रुपए नहीं हज़ारों अरब रुपए उनके ऊपर जा रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा और उनको प्राइवेटाइज कर करके किसी बेहतर लोगों को देकर, ताकि वो इदारे फ़ाल हो सके और प्रोडक्टिव हो सके और पाकिस्तान के एक्सचेकर के ऊपर ये बोझ ख़त्म हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वो ये है कि चूंकि इस बजट के अंदर टैक्सेस में भी इजाफा किया गया है और सैलरीड क्लास के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनको ज़रब लगी है, तो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स नेट है उसको इजाफा करने की बात है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा। तो टैक्स नेट के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, लेकिन
आप ये याद रखें कि फाइलर सबको बनना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और जो लोग नॉन फाइलर हैं, जो लोग टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा कराते, वो उनके लिए टैक्स नेट में इजाफा उनके लिए ज़्यादा किया गया है ताकि उनको डिस्करेज किया जा सके। अगर तमाम लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे तो मनी ट्रेल ट्रैक करना आसान होगी और लोगों के लिए ही टैक्स के फ़वाइद आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होना उनको शुरू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी भी अनटैप्ड हैं और उनके ऊपर भी गवर्नमेंट चाह रही है कि उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए, और 13,000 अरब रुपए का इस दफ़ा टैक्स रेवेन्यू टारगेट हुकूमत ने रखा है, जो कि मेरी नज़र में थोड़ा एम्बिशियस है, थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत इसके लिए क्या कारकर्दगी, किस तरह से इस पे काम करेगी, क्या उसका प्लान है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि FBR को रीस्ट्रक्चर करने की बात है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की बात है, और सबसे अहम बात यह है कि FBR को जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो उसको डिजिटाइज करने के लिए बात है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर सरकारी महकमों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उन इदारों की, उन महकमों की फ़ालियत में भी इजाफा होगा और उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और पाकिस्तान के अंदर तरक्की के रास्ते हमवार हो सकेंगे। शकील साहब, हम देखते हैं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और जुमे को नॉर्मली प्रॉफिट टेकिंग होती है, इसके बायस 100 इंडेक्स में कहीं गिरावट नजर आती है। लेकिन कल कारोबार का पूरे दिन में 800 ज़रा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 78,000 की नफसियाती हद को अबूर किया। आज पहले घंटे के बाद जो कारोबार की सूरत हाल है वो ये है कि एक दफ़ा फिर 79,000 की हद को अबूर करते हुए 800 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। कितना अच्छा साइन है। कैपिटल गेन टैक्स की आपने बात की है, बजट में भी इसको तजवीज़ किया गया है, इसके बावजूद इन्वेस्टर्स की जानिब से इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स तो मौजूद है लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, FDI हो या फिर लोकल इन्वेस्टर्स की जानिब से अपना इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, इस्तेहकाम है स्टॉक मार्केट में भी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कल मैं आपको बता दूं कि कल 2000 पॉइंट का इजाफा हुआ और इससे पहले जो लास्ट वर्किंग डे था उसमें 500 पॉइंट का इजाफा को गुज़िश्ता 3 सेशंस के अंदर, आज को आप छोड़ दें, लास्ट 3 सेशंस के अंदर मार्केट में तकरीबन 6000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, विच इज़ फिनोमिनल। मतलब इतनी, आप जानते ही हैं कि स्टॉक ईद उल अजहा की छुट्टियों से पहले एक दिन बजट के बाद जो है मार्केट 3,500 पॉइंट बढ़ी थी, विच इज़ अ हिस्टोरिकल हाई। और मैं आपको आपके तवज्जुह से मैं तमाम नाजरीन को भी ये बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो परफॉर्मेंस है, आज 21 जून है, लास्ट ईयर 20 जून को 2023 में स्टॉक मार्केट का जो KSE 100 इंडेक्स है वो 40,000 के ऊपर था, 40,000 पॉइंट्स के ऊपर था, और आज आप अभी बता रहे हैं कि इंडेक्स हैज़ रीच्ड 79,000 विच इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ इन 1 ईयर। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा इन पाक रुपी टर्म्स स्टॉक मार्केट बढ़ चुकी है और डॉलर टर्म्स के अंदर भी 100% से ज़्यादा एक साल में इजाफा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत बढ़ गई है और अब यहाँ पर कॉशियस बिहेवियर रखना चाहिए। कॉशियस तो इन्वेस्टर हमेशा ही होता है। असल बात यह है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन है वो इस वक्त भी लोएस्ट लेवल के ऊपर है, 4-4.5 के दरमियान प्राइस अर्निंग मल्टीपल है स्टॉक मार्केट का। इसमें इमेंस पोटेंशियल है कि ये 7-8 PE तक जा सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स कंपनीज के मुनाफे बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो बैंकों ने मुनाफा किया है गुज़िश्ता दिनों में वो बहुत फिनोमिनल है, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप बहुत ज़्यादा बाइंग देख रहे होंगे गुज़िश्ता 2-3 दिनों से। और इसके अलावा भी हम ये बता दें आपको कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने की बात होगी तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ द ओनली एसेट क्लास विच इज़ वेरी मच डॉक्यूमेंटेड एंड वेरी मच ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर, इसलिए कि वहाँ अकाउंट खोलने के लिए फाइलर की शर्त भी है, वहाँ अकाउंट खोलने के लिए बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी चाहिए, वहाँ नो योर कस्टमर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं वो लेजिट अकाउंट हैं और इसका भी बेस बढ़ेगा, इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर अकाउंट होल्डर्स की तादाद में इजाफा होगा तो इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और अभी भी ये मार्केट 36-38 अरब डॉलर तक पहुंची है और ये $100 बिलियन मार्क को क्रॉस कर जाएगी वेरी सून। ये मैं आज आपके तवज्जुह से प्रोग्राम में ये पेशन गोई कर रहा हूं और मैं ये भी बता दूं कि नंबर्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर इंडेक्स के 79,000 हो गया, ये 100,000 भी उबूर कर जाएगा।
एक्चुअल बात यह है कि जो शेयर्स की जो कीमतें हैं वो आज भी अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर हैं एट दिस लेवल ऑफ द इंडेक्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मौका है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी ऑफिशियल चैनल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और एक अच्छा मुनाफा आगे जा कर के हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ कैपिटल गेन की मद में बल्कि डिविडेंड यील्ड्स भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत अच्छी हैं। और ये एक वाहिद एसेट क्लास है पाकिस्तान का जो कि बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड और लेजिटिमेट इस वक्त इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। आप शेयर्स के अंदर, कंपनीज के अंदर सरमायाकारी करते हैं, मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में, बल्कि गुज़िश्ता महीने भी 3-4 नई कंपनीज की लिस्ट हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और आइंदा भी हम देख रहे हैं कि मजीद कंपनीज लिस्ट होंगी और बैरूनी सरमायाकारी इसमें मजीद इजाफा हो सकेगा। सही, बहुत शुक्रिया शकील अनवर साहब आपके कीमती वक्त। और रिजवान, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में वो भी सामने आ रहा है। जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक रेट चल रहा है, इसके साथ साथ चाहे वो हम देखते हैं कि SIFC के क़याम, जिस हवाले से शकील साहब ने भी बात की कि NOCs हो या कोई भी प्रोसीजर हो, वो तमाम चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं अब कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत ही एक फिजिबल मैकेनिज्म बनाया ऑलमोस्ट गया वन है। विंडो ऑपरेशन है। आप बिल्कुल। एक ही जगह पर, एक ही दफ्तर में आपके तमाम के तमाम मामला जो हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बिजनेस वर्ल्ड की तो वहाँ पर आपका वक्त सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए कितना वक्त आप सर्व करें, क्योंकि वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है। टाइम इज़ मनी। एग्जैक्टली। और अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बाद हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान स्टेट बैंक की जानिब से बाकायदा जो हफ्ता ख़त्म हुआ 14 जून को, उस पर ज़र मुबादा के ज़खायर की तफसीलात भी जारी की गई हैं। 14 अरब डॉलर से ज़्यादा के हमारे ज़र मुबादा के ज़खायर मौजूद हैं। अब हम कुछ बात करेंगे आज के तवील तरीन दिन के हवाले। कहते हैं ना रिजवान, कभी के दिन लंबे कभी की रातें, आज का तो दिन लंबा है और रातें भी उतनी लंबी है, यानी कि आज बैलेंस में आ गया ना, दिन और रात बराबर होगा, क्योंकि आज तवील तरीन दिन है। नहीं, आज सिर्फ तवील तरीन दिन है, मुख्तसर तरीन रात होगी। रात का दौरानिया सबसे छोटा होगा। सितंबर में जाके 22 सितंबर को जाकर रात लंबी होगी और रात बराबर हो जाएंगे। ओके, आज 22 दिसंबर को जाके तवील तरीन रात होगी, मुख्तसर तरीन दिन। ओके जी जनाब, रिजवान ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आज है जी 21 जून और आज जो है सबसे लंबा दिन है पूरे साल का, और आज की जो है रात छोटी है और दिन लंबा होगा। हम देखते हैं कि गर्मियों में अमूमन दिन लंबे होते हैं, लेकिन पूरे साल में सबसे ज़्यादा दुरानिया जो दिन का है वो आज के दिन है, तवील तरीन दिन है, और हम कह सकते हैं कि हमने एक बहुत लंबा दिन गुजारा है और आज हम बहुत थक गए हैं। और अक्सर ये होता है कि हम जो तमाम तर लोग हैं वो वक्त को गिनते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही दिन घटना शुरू होते हैं तो मगरिब की नमाज़ का और फजर की नमाज़ के दौरानिए में जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है। फजर की नमाज़ देर से होना शुरू हो जाती है, 1 मिनट 2 मिनट का फ़र्क आता है, फिर मगरिब की नमाज़ 1 या 2 मिनट पहले होना शुरू हो जाती है। और ये हर रोज़ का मामला है। जिस तरह से ज़मीन अपना मदार में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है, उसी तरह से ज़मीन का फासला घटता है, बढ़ता है, और ये दिन छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। लेकिन जितनी गर्म ये दिन है, ये दिन जितना गर्म होगा, इससे अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन हम जिस तरह गर्मी की शिद्दत के हवाले से भी बात करें, दिन के जो है हम तवील दौरानिए के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जिस तरह हम इस मैकेनिज्म के हवाले से बात करें कि फजर और मगरिब का जो वक्त होता है उसकी ड्यूरेशन मैटर कर रही होती है, और अब जितना लंबा दिन होगा यानी कि उतनी ज़्यादा टाइम तक सूरज हमारे सर पे होगा और उतनी ज़्यादा देर तक जो है वो गर्मी बरसा रहा होगा। सो बेसिकली आज का दिन जो है एक बड़ा मेमोरेबल दिन है, क्योंकि सबसे तवील दिन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लंबा दिन हमने गुजार लिया, अब लंबी रातों का हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से लंबी लंबी चीज़ों का जिक्र आए। करिए तो एक लंबी गर्दन वाला जानवर है। कौन है वो? ज़राफ़ा। क्या बात है, ज़राफ़े का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़राफ़े का भी दिन मनाया जाता है रिजवान, इंसानों का आलमी दिन मनाया जाता है, इंसानों के वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी होता है। हाँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स है। फिर फिर हम देखते हैं कि बच्चों के दिन है, ख़वातीन के मुख्तलिफ दिन है, मेंस डे भी होता है, मेंस डे भी होता है, नहीं है, होता है। आज जिराफ का आलमी दिन है, वर्ल्ड जिराफ डे है। आज लंबी गर्दन वाला ये जानवर अपनी खूबसूरती की वजह से और अपने अनोखे जसामत की वजह से जाना पहचाना जाता है। जब हम जू में जाते हैं तो हम भी इसको देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, बच्चे भी इसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन आज का दिन मनाने का मकसद सिर्फ इसकी जसामत के हवाले से बात करना नहीं है। आज का दिन मनाने का मकसद इसके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट करना जहाँ पे ये फल फूल सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी नस्ल जो है वो कम से कम तर होती जा रही है और
कम हो रहे हैं ये, तो बेसिकली आज का दिन इसी हवाले पूरी से दुनिया है। में 1 लाख से कम है और अब इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए इनके लिए इकदाम किए जा रहे हैं और लोगों को भी बताया जा रहा है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें और इनको नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप कहीं देखें बीमार हैं तो उनकी मदद करें। बिल्कुल जनाब, अब वक्त है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमने बात की इकोनॉमी के हवाले से, हमने बात की मईशत के हवाले से भी अभी, और उसके साथ साथ खेलों के मैदान में भी। लेकिन रिजवान, अगर हम बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो ये हर चीज़ में रिक्वायर्ड है। आपकी कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ है, आपको हर बंदा यही कहता होगा कि अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल कैसे रखना है, इसके बहुत ज़्यादा से खा तरीके ये भी तरीका होता है। कुछ लोग अपना ख्याल ऐसे रखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना है, कुछ लोग ऐसा खास करते तौर हैं पर कि हमारी बहुत- माओ को ये लगता है कि जो बच्चा जितना ज़्यादा खाएगा वो उतना अच्छा और उतना ज़रा ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल जनाब, कुछ को ये लगता है कि अगर हम बहुत रनिंग करेंगे तो तभी जो है हम फिट रहेंगे। लेकिन योगा एक ऐसी टेक्निक है जो कि दुनिया भर में मानी और जानी जाती है, और आज योगा का आलमी दिन है। योगा सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या इस तरह की कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए योगा किया जाता है। रिकमेंड भी किया जाता है ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेल कर सकें और एक्सेल कर सकें नेगेटिव एनर्जीज को। अच्छा, तो लोग तो ये भी कहते हैं ना कि आपने अगर फोकस करना है किसी भी चीज़ पर, तो आप अगर सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हैं, आप कंपोज्ड काम रहना चाहते हैं, तो योगा बेहतरीन चीज़ है। आप इसके ज़रिए फिर इनर सेल्फ, आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप योगा करें तो आपको इस काफ़ी मदद मिलेगी। अब आज का दिन क्यों मनाया जा रहा है योगा के हवाले से, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर योगा की अफादियत और सही योगा क्या होता है, क्योंकि सिर्फ ऐसे बैठ जाने से योगा या ऐसे बैठ जाने से योगा होता है या नहीं होता, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। बर्र-ए-सग़ीर में सदियों से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा किया जा रहा है। ताहम 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 21 जून को इसे आलमी दिन करार दिया गया। सांस और जिस्म की वर्जिशों और मुराकबे के जरिए अपने नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए योगा एक मुस्बत सरगर्मी समझी जाती है। इससे जिस्म के तमाम अफ़ाल बेहतर होते हैं, जबकि ज़हनी और नफ्सियाती सेहत पर भी बेहतरीन असरात मुरत्तब होते हैं। अमरीकी तहकीक के मुताबिक योगा के दौरान जब गहरी सांस खींचकर आहिस्ता से बाहर छोड़ी जाती है तो इससे ज़हनी दबाव कम करने में मदद मिलती है। बाकायदगी से योगा की आदत इंसान को तवील उम्र तक मुतहर्रक, जवान और सेहतमंद रखती है। ये सरगर्मी दिमाग में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स कम करके मूड को खुशगवार बनाती है। इस साल योगा का आलमी दिन एक मुख्तलिफ थीम, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी के साथ मनाया जा रहा है, जिसे मनाने का मकसद योगा से मुतालिक आगाही और इसकी अफादियत को उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक योगा से यादाश्त को बेहतर बनाने के साथ साथ कमर दर्द से छुटकारा पाने में भी मदद मिलती है। दिल की धड़कन को मामूल पर रखने और फिटनेस बरकरार रखने के लिए भी योगा एक बेहतरीन अमल समझा जाता है। जी जनाब, योगा के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे मेंटल फिटनेस हो, इस हवाले से माहिरीन का आपने अपने आप को कहना जवान ये है रखना कि एग्जैक्टली आप योगा कर सकते हैं, जवान मेंटली तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है, योगी मौजूद हैं जो कि योगा करते भी हैं, योगा सिखाते भी हैं। योगा के हवाले से आज हमें गाइड भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है योगी मास्टर बाकिर मेहदी ने, और वी आर सो एक्साइटेड टू नो अबाउट योगा टुडे। बाकिर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, वेलकम जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम योगा को डिफ़ाइन करें, जिस तरह अभी रिजवान ने कहा कि यूं बैठ जाना, रिलैक्स होना, सिर्फ यही योगा है? योगा की क्या क्या डायमेंशंस होती हैं? क्योंकि अक्सर औकात हमें ये लग रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई भाग दौड़ से रिलेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा फिजिकल जो है इस पर एक्सर्शन नहीं लगती है, इस पर बस आपका थोड़ा सा काम एंड कूल प्लेस पे बैठना और अपना एक मी टाइम एंजॉय करना होता है। इज इट ट्रू, या बेसिकली योगा को आप किस तरह नहीं, डिफाइन हमने करेंगे? योगा के ना सिर्फ एक पार्ट को लेके ना उस पर डिस्कशन किया और उसी को दुनिया को दिखाया है कि ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है इसका।
या फिर इसके अंदर कोई मेडिटेशन जो चीज़ है वो योगा। योगा एक पूरा जो है ना एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार है, लाइफ स्टाइल है पूरा। इसके अंदर आपको ये भी बताया जाता है कि जब आप हमसे सीखते हैं योगा तो फिज़िकल के साथ हम आपको मेंटली योगा भी सिखाते हैं। फिर जो फूड है, डाइट है, वो आपने खाना क्या है, वो कितनी सादगी के साथ खाना है, सादा चीज़ों को। बिल्कुल आप वही चीज़ें समझ लें जो कि आजकल जिन चीज़ों की हमारे अंदर कमी है, हम लोग नहीं खाते। पुराने ज़माने में हमारे आबाओजाद जब गांव में रहते थे, देहात में रहते थे, तो वो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे वो वाला तरीक़ेकार, और उस तरह की सब्ज़ियाँ, ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं जिसमें अंदर ऑयल कम होता है, वो वाला डाइट के बारे में भी बताया जाता है, वो भी योगा का हिस्सा है। और जो एक नेचुरल विजडम है वो भी इसमें आपको बताया जाता है, वो भी इसका हिस्सा होता है, पार्ट है। ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तब जाके एक योगा जो है ना वो मुकम्मल होता है, कंप्लीट पैकेज होता है। कंप्लीट विजडम वाली पैकेज आपने होता बड़ी है। ज़बरदस्त बात की है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्टार्ट कब किया जा सकता है? देखिए Specific age इसकी है? कोई एज नहीं है, ये आप 3 साल के बच्चे से लेके जो है ना 100 साल के बंदे तक जो है ना इसको कर सकते हैं। अच्छा। और जो बच्चे शुरू से योगा करना शुरू कर देते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली जो है वो रहती है, काफ़ी एज तक रहती है। बाकी देखें ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो इंसान ने एक दिन लिखा होता है, उसमें जाना होता है। लेकिन उसकी जो ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो इम्प्रूव रहती है, कि वो जो है ना लाठी के सहारे जो है ना योगी नहीं चलता। एक बात ही आपको बता दूं, अच्छा। आपको मौत ज़रूर आती है, बीमारी उसके करीब से भी नहीं गुजरती, और वो बाथरूम में गिरता भी नहीं है, और वो उसके कमर में पेन, कभी सर में पेन, और ये टेंशन वाली चीज़ें ना ये उसके पास से नहीं होती। अगर आप प्रॉपर रियल ट्रेडिशनल किस्म का योगा करते हैं, जिसके अंदर योगा देखिए आजकल ना हमने ये कर लिया कि कुछ पोज कर दिए उल्टे पुल्टे और बड़े फैंसी पोज कर लिया, हमने जिम्नास्टिक को ना योगा बना दिया है। अच्छा। जिस तरह आपने देखा कि जिम्नास्टिक में एक उंगली पे जो है ना वो आप खड़े हो जाते हैं, आपकी लेग्स यूं हो गई, इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो योगा करने वाला है तो मैं उसको वैसा ही ढाल दूं कि वो एक जिम्नास्ट बन जाए तो तब योगा होगा। योगा जो है कि आपने अपनी बॉडी को उतनी लिमिट तक जो है ना स्ट्रेच कर देना जहाँ तक आपकी लिमिट है, और वहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे उसको लेके जाना है। तो योगा में और जिम्नास्टिक में फ़र्क है। पोजेस करके लोग तो वो नहीं, आजकल वेस्टर्न योगा के अंदर ये भी किया जा रहा है कि उसके अंदर ब्रीदिंग जो है वो नेचुरल जो है ना जो इसका हिस्सा है, ब्रीदिंग प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं बनाया जाता, सिर्फ पोजेज और फिजिकल योगा किया जाता है, जबकि ब्रीदिंग इसका इंटेग्रल पार्ट है। उसके बगैर आप समझे कि आप कार्डियो कर सकते हैं, आप एरोबिक कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे। अच्छा। कोई बंदा पोज कर रहा है और पोज करते हुए जो है ना वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको हम नाम दे सकते हैं, योगा नहीं दे सकते अगर उसके अंदर ब्रीदिंग नहीं है। हर पोज के साथ जो है ना वो ब्रीदिंग के स्टेप्स हैं, ब्रीदिंग का टाइम है, उस स्टेप के अंदर जाके आपने उतना टाइम ब्रीदिंग करनी है, उससे निकलने के बाद फिर ब्रीदिंग करनी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि कोई भी एक हमने स्टेप लेना है, मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग जाके करना है, तो मैं उसमें के अंदर एक्सेल करूँगा क्योंकि मेरा पेट जो है ना उसके अंदर दबेगा। तो जैसे जब मैं ऊपर आऊँगा तो मैं फिर इनहेल करूँगा, तो ये योगा होगा। अगर मैं बगैर ऐसे कर रहा हूँ तो फिर मैं कार्डियो कर रहा हूँ। अब आपको एरोबिक, कार्डियो, जिम और योगा में फ़र्क समझ आ गया तो होगा। कोई भी एक्सरसाइज करे तो अब अपना जो सांस उसको रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। होल्ड कर लेते हैं ना, हम अपने आप को सांस लेते भी नहीं। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही कि हम नेचुरली जो है वो सांस लेना भी भूल गए हैं। अच्छा, इस चीज़ के हवाले से, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को भी जो हमें देख रहे हैं, हम सांस लेते हैं, पिक्चर्स खिंच रही होती हैं तो हम कहते हैं हमने सांस अंदर कर लिया, हमने पेट अंदर कर लिया और हम फौरन न्यू अलर्ट बैठ जाते हैं। हमें सही सांस लेना भी नहीं आता समटाइम्स, और हम सारी ज़िंदगी वो गलत तरीके से सांस ले रहे होते हैं जो कि बहुत सी बीमारियों का भी बायस बन रहा होता है। अब इस हवाले से मैं आपसे चाहूँगी सही सांस लेने का जो तरीकाकार है, जिस तरह आपने बात की है, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हमने तो ब्रेक में आपसे सीखा है सही सांस कैसे लेना है। जिस तरह अल्लाह मियां ने हमें डिज़ाइन किया है बॉडी को, उसके हिसाब से हम भूल गए हैं सांस लेना। और बच्चे जिस तरह लेते हैं नेचुरली वो भी देखिए, सांस जब हम ले रहे हैं तो हम कोई चीज़ जो है, एक मैस जो है ना हवा का, वो अंदर लेके जा रहे हैं। तो जो हमारा पेट है उसको फूलना चाहिए ना, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, लंग्स के अंदर हमने हवा भर ली तो उसे फूलना चाहिए, जब बाहर निकालें तो उसको सुकड़ना चाहिए। हम इसके उलट लेते हैं, आप करके भी देखिए जी। जब सांस ले रहे होते हैं अंदर की तरफ ना, पेट को टाइट कर लेते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं ना कैसे होके बैठ जाएंगे जी। अच्छा, मैं आपको लेके बताता हूँ, ये देखिए, सांस लूंगा तो फेफड़े भी फूलेंगे, लंग्स भी और लोअर बेली भी। अब जब ये अंदर जाएगा, ये देखें, एक बार और ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब इनहेल,
दैट्स द डिफरेंस। That's it. और हम ये क्या करते हैं, एक सांस basic- अंदर करते हैं तो हम पेट अंदर कर लेते हैं, हालांकि पेट बाहर आना चाहिए, फूलना चाहिए, क्योंकि हवा अंदर जा रही जी है। हवा अंदर जा रही ये एक छोटी सी ऐसा गलती नहीं है कि जो हम पेट से करते अपना हैं। जोर लगा रहे होते हैं सांस लेने के लिए ताकि हमारे फेफड़े जो हैं वो फूल एग्जैक्टली, सकें। ये गलती कर रहे होते हैं अच्छा हम। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मैं एक साउंड भी क्रिएट कर रहा था, ओशन लाइक साउंड, जो कोबरा लाइक साउंड। ये जो है ना आपके जो विंड पाइप है, इसके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो इसके दाएं और बाएं दोनों साइड पे ना यहाँ पे, तो ये जो खड्डा सा पड़ा हुआ है ना, इसकी लेफ्ट एंड राइट साइड पे होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी सांस लेने लगा हूँ, उससे जो है ना एक वाइब्रेशन, इर्ताश पैदा होती है। उस वाइब्रेशन से आपका जो मेटाबॉलिक जो है ना रेट है ना वो कंट्रोल होता है, क्योंकि वो आपकी ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपका मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करें। उससे फ़ायदा ये होता है, जो आपके अगले क्वेश्चंस होंगे, मैं जल्दी से इसलिए बोलता जा रहा हूँ कि मोटापा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो अगला सवाल था जी, हमारा। एज के साथ साथ ना 30 साल के बाद जो है ना हर साल आपका मेटाबॉलिक रेट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक एज फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर जो हो गया कि हम फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करते, उसकी वजह से भी आपका मेटाबॉलिक रेट कमज़ोर होना शुरू होता है। टेंशन, डिप्रेशन, और फिर आपका लाइफस्टाइल पैटर्न, और फिर खाने पीने की जो चीज़ें, बर्गर और इस तरह की जो चीज़ें हो गई जिसके अंदर फाइबर नहीं होता, तो मेटाबॉलिक रेट आपका डिक्रीज हो गया। अब उसको आपने जो ना मेटाबॉलिक को इंक्रीज़ कैसे कर सकना है, आप बहुत ज़्यादा रनिंग करें, जॉगिंग करें, जिम करें, वो, या फिर आप योगा के साथ सिर्फ ब्रीदिंग करें, सांस लें, तो आपका मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल होगा और इंक्रीज होगा। वो आपने इस तरीके से सांस लेंगे, जब जो आपका ये विंड पाइप है ना, इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, बंद करेंगे इसके डायमीटर को, और बाकी जो हम सांस ले रहे हैं उस वो तो हम नाक से लेंगे तो वो उतना ही रहेगा ना, आउट इनलेट उसको इतना ही है, आगे से हमने उसको क्लोज किया तो उससे एक साउंड आएगी, उस साउंड से यहाँ से वाइब्रेशन होगी, वो आपका जो है मेटाबॉलिक रेट को जो है ना ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज बूस्ट करेगी। तो फिर आप सिर्फ बैठ के ही अपने बेड पे, अपने ऑफिस पे, कुर्सी पे जो है ना, अपनी चलती हुई गाड़ी में भी बैठे हुए अपना वेट कम कर रहे होते हैं। ये देखिएगा, और सांस लेने का तरीका हम पहले कर चुके हैं, इनहेल करेंगे तो फूलेगा, ये देखिए। बाकी गले वाली बात बताते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? लेना सिर्फ नाक से है, मुंह से नहीं लेना, सिर्फ नाक से लेना। सिर्फ नाक से देना है। इनहेल और एक्सहेल दोनों 2 बार और करेंगे। एक पॉइंट और, इसको जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं ना, 2 सेकंड में लिया, 2 सेकंड में बाहर निकाल दिया, इसको हम 5 से 6 सेकंड तक लंबा इनहेल करेंगे और 5 to 6 सेकंड इनिशियली जो है ना वो एक्सहेल करेंगे, बाद में इंक्रीज करते हम भी जाएंगे। आपके अब मैंने साथ साथ काफ़ी सारी करते हैं। चीज़ें आपको बता दी हैं, बेली वाला बता दिया, गर्दन वाला बता दिया, आपको साउंड क्रिएट करने का, और टाइमिंग इसके अंदर बता दी है। अब आप थोड़ी सी आंख बंद करके अब इसकी जो साउंड क्रिएट होगी उसकी वाइब्रेशन पे, जो ये नथने के आउटलेट्स है ना, यहाँ पे फोकस करना है, ध्यान आपका यहाँ पे जाएगा टोटल। फिर हम इसको कह देंगे ये हमारी मेडिटेशन भी हो रही है साथ। तो हमने 5-6 चीज़ें, वेट कम करने से लेके सही सांस लेने, ऑक्सीजन पूरी करने से लेके मेडिटेशन तक, कंसंट्रेशन तक, यहाँ तक ले आए, फोकस तक। ये That's it. अच्छा, वो फील हुआ है बाकायदा, आपको फील हुआ है दैट ये यू आर जो, क्रिएटिंग सम नॉइज? मोटापा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे बहुत सारे स्ट्रेसेस की रीज़न ये है, हमारी बहुत सारी बीमारियों की रीज़न ये है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम फुल टाइम एक्सरसाइज करेंगे, डाइट लेंगे वो वाली, तो ही वेट कम होगा। क्या योगा से ये मुमकिन है? उनका अल्टरनेट है योगा? देखिए, योगा तो एक लाइफस्टाइल हो गया। अगर इसके हम उस वाले एस्पेक्ट को ले आएँ कि सिर्फ फिजिकल करने के लिए हमने योगा को इस्तेमाल करना है, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स यस। डाइट से जो है ना, अब योगा हो गया, जिम हो गया, कार्डियो, एरोबिक, राइडिंग, स्विमिंग, अब यकीन करें किसी का ताल्लुक जो है ना वो पतला होने से नहीं है। अच्छा, किसी चीज़ का, मैं स्टेट टीवी पे बैठ के बता रहा हूँ, 80-90% आपकी डाइट से ताल्लुक है। आपने अपनी ज़ुबान को, मुंह को बंद रखना है, तो आपका वेट कम होगा। मुश्किल काम है ये, ये बहुत इतना मुश्किल मुश्किल है। है। अभी ईद गुजरी है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, नहीं थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा ऐसा होगा, थोड़ा सा अपने आप को वो दे देते हैं, तसल्ली दे देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इस वेट का ताल्लुक आपकी राइट डाइट से है, उसकी क्वांटिटी से भी नहीं। राइट डाइट में अगर हम 2 चीज़ें कर लेना, थोड़ा सा और आगे चले,
इसके अंदर जो ऑयल आजकल यूज़ हो रहा है वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो रहा है हमारे सारे खानों के अंदर। तो ये लिए हमारे लिए सबसे बड़ी बीमारी की जो वजह जड़ जो है ना, दिल की बीमारियों के भी जो है और दिमाग की बीमारियों की भी, वो ये ऑयल है। क्योंकि ये ऑयल वेजिटेबल ऑयल नहीं है, इसको सिर्फ एक नाम दिया गया है कि ये वेजिटेबल ऑयल है। इसके अंदर वेजिटेबल का एक ज़रा कतरा भी नहीं है। जितने भी ऑयल्स मौजूद हैं हम जो घरों में यूज़ करते हैं, ये सीड ऑयल होते हैं, वहाँ से निकाले। कैनोला ऑयल है इसके अंदर मौजूद है। पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। सीड ऑयल अच्छा नहीं होता? सीड ऑयल और वेजिटेबल में फ़र्क तो ना, तो क्योंकि इसको नाम वेजिटेबल दिया गया कि वो सब्जियां होती हैं, ग्रीन होती है, बंदा फ्रेश होता है इसके अंदर। या वो तो सीड भी तो वेजिटेबल का होता है इस वजह से? नहीं, सीड देखिए, सीड के अंदर ना 2-3 चीज़ें होती हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। तो जो जिस तेल के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो है ना, वो बराबर हो तो वो ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा हो जाए। जिसकी रेशो जो है ना 1:4, चलो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 1:2 वो भी एक्सेप्टेबल है, 1:3 भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 3 जो है वो ओमेगा 3 1% है, 1 रेशो है, और ओमेगा 6 जो है वो 5 होगी, तो वो तेल जो है ना खाने के काबिल नहीं, कैंसरस है वो। बीमारियां क्यों आजकल हुई हैं? हमारे आबाओ अजदाद के ज़माने में बीमारियां नहीं थी, ये हमें योगा ही बताता है, हमारी स्टडीज़ भी आप बताती हैं। ओमेगा 3 हमारे पास 1 रेशो है, ओमेगा 6 एक तेल के अंदर 6 to 7% है, तो वो जहर है। तो हमारे जितने वेजिटेबल ऑयल्स हैं, मसला उसके साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो का है। अगर 1:1 रेशो वाला कोई ऑयल है तो वो बहुत अच्छा है, 1:2 वाला भी सही है, 3 वाला भी सही है, 4, उससे ऊपर सारे जहरीले तेल है। अब ऐसे कौन से तेल हैं जो हम खाएं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, आगे की उम्र में जाके ख़वातीन को PCOS का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, मर्द जो है वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जल्दी जवान होना शुरू हो जाएँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो हमने जो ना ये ऑयल डाल दी है ना, यकीन कर लें ये 90% बीमारियां जो ना इस वेजिटेबल ऑयल की कारण है। अच्छा, इसमें से कौन सा तेल है? देसी घी अगर आपको मिल जाए अच्छे वाला खालिस, तो उसके अंदर रेशो जो है ना 3 और 6 की जो है ना बड़ी मुनासिब होती है। बिल्कुल सही। और ये जो देसी घी है उसके हवाले से भी कहा जाता है कि ये चूँकि पहले आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी तो ये आपको माफ़ का आता था और आपके लिए बेहतर होता था, आपकी सेहत ख़राब नहीं होती थी। कंज्यूम बहुत भी शुक्रिया। करना होता है, देसी घी की चूरियां खा के बैठ नहीं जाना होता। बहुत शुक्रिया सही योगी बात बाकिर, है। आपके कीमती वक्त का हम योगा के हवाले से बात कर रहे थे और डाइट की बात करते, हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से आज बात आप कर रहे थे। महानूर भी योगा शुरू करिए और मैं भी योगा शुरू करूँ। हमने ब्रीदिंग का तो सीख लिया और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी लाइफ में इस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। अब अगर हम बात करें डिसऑर्डर्स के हवाले से, फिजिकल डिसऑर्डर्स के हवाले से, तो हम देखते हैं कि पोस्ट ट्रॉमा जो एक सिचुएशन होती है उसमें भी हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर अब बहुत ज़्यादा बात करना शुरू हो गई है, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दी गई है। और हम देखते हैं कि कभी रिजवान हमें अक्सर औकात कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी लाइफ में बहुत गहरे सदमे का वो शिकार होते हैं और उस सदमे के असरात उनकी ज़िंदगी पर रहते और हैं। माजी में हम मूवीज़ में देखते रहे कि कुछ हादसा हुआ तो याददाश्त चली गई, लेकिन फिर उसी लेवल का कोई और हादसा हो तो याददाश्त वापस भी आ जाती है। अभी भी हम देखते हैं हमारे घरों में रूटीन है, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, उन्हें इस तरह का कोई ना कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है, जिनके हवाले से जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, फैमिली डॉक्टर्स हों, घर के बड़े हों, वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि उन्हें कोई भी किसी किस्म का सरप्राइज़ देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो ये ना हो कि उनके ऊपर दोबारा कोई इस तरह का पैनिक अटैक हो या इस डिसऑर्डर की वजह से उनको कोई नुकसान पहुंच सके। बिल्कुल जनाब, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके साथ साथ इससे निमटना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। रिजवान, अभी जिस तरह हमने देखा कि साल 2022 ये बहुत रिसेंट फ्लड्स जो थे, इसका जो एक ट्रॉमा था लोगों की लाइफ पे, वो अभी तक बहुत से ऐसे अफराद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। फिर हमने देखा 2005 के ज़लज़ले के बाद भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया और ख़ास तौर पे जो माहिर नफ्सियात थे वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुए कि एक ट्रॉमा के बाद का जो स्ट्रेस होता है और उसके जो निशानात, जो उसके ट्रेसेस आपकी पर्सनैलिटी पे रहते हैं, वो आपको कितना डिस्टर्ब करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात फ़ायज़ा मुबीन ने। फ़ायज़ा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और आपसे जानना चाहूँगी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD बेसिकली ये है क्या चीज़, और अगर हम इसके वर्ड पोस्ट ट्रॉमा कहते हैं तो ये कितने अरसे तक रहते हैं?
अच्छा, हम अगर इसकी बात करें कि ये है क्या, जैसे लफ्ज़ से आप इस पूरे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को हम अगर सेपरेट करें कि किसी भी ऐसे इवेंट जो कि ट्रॉमेटिक इवेंट है एक इंसान के लिए, उसके बाद होने वाला स्ट्रेस की वजह से डिसऑर्डर। देखिए, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आते हैं, मसले मसाइल हर एक की लाइफ में आते हैं, किसी के लिए बहुत कोई ना कोई चीज़ जो है वो ट्रॉमा बन सकती है, लेकिन उसकी वजह से वो जो पेन है वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है। डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, तो इसकी मेन चीज़ ये होती है कि इसका जो उस ट्रॉमेटिक इवेंट का जो पेन है उस मोमेंट का, वो स्टक हो जाता है आपकी पूरी बॉडी में। अब उसकी अगर थोड़ा सा हम अलामात की भी बात करें तो अलामात में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, या उसी इस किस्म की कोई अगर इवेंट किसी और के साथ भी हो रहा है या उसने किसी के साथ वो चीज़ होते देखी है, तो वो उस मोमेंट पे मौजूद, जब उसका वो चीज़ जो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस मोमेंट पे उसने फेस की थी, वो दोबारा से रिलैप्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें डर, एक एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी में प्रिवेल करता है, मेंटल हेल्थ पे प्रिवेल करता है। और ये स्ट्रेस, अच्छा चलें एक इवेंट बुरा लगता है और वो साथ साथ ज़िंदगी में चलता है, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मसला कब बनता है जब वो आपके रिश्ते नातों में आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से आप रिश्ते नातों से कटना शुरू हो जाते हैं, आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इवन आपका कि खाने पीने की रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके साथ साथ आपकी वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जब तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं किसी भी एक इवेंट से, और उसकी अलामात ये होती हैं कि वो इंसान उस मोमेंट पे उस पेन में स्टक होता है, तो इसको हम पूरा जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसकी क्या सिम्टम्स क्या होंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि ऑफिसेज में बहुत सारे न्यू हायरिंग्स होती हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, बच्चे स्कूल्स के बाद कॉलेजेस जाते हैं, वहाँ पर नए दोस्त बनते हैं, फिर शादी के बाद दो अनजान लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं। कौन से सिम्टम्स हैं ऐसे कि जिनसे पता चल सके ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर है ये उस तरफ है, किसी एंजाइटी का शिकार है एक शख्स, तो उसके लिए उसको पहचाना कैसे जा सके ताकि उसको ट्रीट किया जा सके, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये लेबल लगा दें कि ये दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसके जो अलामात हैं मेनली वो यही है कि एक तो आपको नाइटमेयर्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, उसके अलावा आपको उस इवेंट से रिलेटेड, बेशक वो आपने एक्सपीरियंस ना भी किया हो खुद से, लेकिन आपने देखा हो फर्स्ट हैंड, तब भी उसके सिम्टम्स, और उसकी वजह से आपका किसी एक इवेंट को आपका एक बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। उस वजह से हो सकता है कि आपके साथ स्कूल में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो कि आपको किसी ने बहुत बुरी तरह बुली किया हो, किसी टीचर्स ने, तो उस बच्चे का ये बिलीफ बड़े होते तक बन जाएगा कि जो है स्कूल्स नहीं अच्छे होते, या टीचर्स अच्छे नहीं होते, या फिर स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहिए, ये इश्यूज़ आते हैं। तो नेगेटिव बिलीफ्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उसके अलावा फिज़ोलॉजिकल चेंजेस में जो है वो शिवरिंग बहुत ज़्यादा आती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, और नींद बहुत ज़्यादा इसमें बेसिकली डिस्टर्ब होती है, या तो ओवर स्लीप हो जाती है जिसको हम हाइपरसोम्निया कहते हैं, या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं। तो ये अलामात अगर प्रिवेल कर रही हैं तकरीबन 1 महीना या 2 महीना, तो आपको ज़रूर इस पे इन अलामात पे गौर करनी चाहिए कि इनको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि टेस्ट ये होते हैं, टेस्ट भी हमारे पास ही होते हैं, क्योंकि माहिर नफ्सियात हमें, देखें आपको भी अब अलामात पता है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की एक इंसान में, और उसके ट्रीटमेंट को कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। आया वो इवेंट पास से भी जुड़ा था, बचपन का कोई इवेंट भी उसके साथ रिलेटेड था, तो हमें बचपन, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों पे साथ साथ काम करना होता है। तो फोबियाज बचपन में शुरू हो जाते हैं आपके माइंड पानी में, से हो गया, हाइट से हो गया, और सारी जिंदगी रहते हैं परिंदों से। अच्छा फाइजा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह तो PTSD का हर बंदा ही शिकार है, हर बंदा, उसकी लाइफ का कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, उसने अपनी फैमिली में कुछ ऐसा देखा, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा जिस पे उसको किसी चीज़ से डर लगना शुरू हो गया, और ये हर बंदा ही हम देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हर बंदा इस चीज़ का शिकार है। अब जब हम देखते हैं कि वी ऑल हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस, हमारी जजमेंट्स भी हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन वी कांट हेल्प आवरसेल्व्स। हमें पता है कि इस पे मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माइंड में ये बात है कि जब तक मेरा कोई और एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेरे माइंड में वो चीज़ रहेगी।
ये हमारे से बड़े भी, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये कहा जाता है कि स्पेसिफिक एरिया के लोग ऐसे हैं, स्पेसिफिक एरिया के लोग ऐसे हैं, क्योंकि वो उनके बचपन के सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं या उन्होंने अपने से बड़े जिनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, बातें सुनी होती हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वी ऑल नो दैट, बट वी ऑल कंसीडर इट ट्रू एज वेल। Yes. सो अब इन चीज़ों को लेके वी आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, इज इट अ नॉर्मल लाइफ? It's not a normal life, but in Pakistan it is. It is. बहुत सारे स्ट्रेसेस के साथ और बहुत सारी ऐसे नेगेटिव बिलीव्स के साथ हम जी रहे हैं और हमने उसको नॉर्मल किया हुआ है। जो आप बात करिए ना कि जनरेशनल वो चीज़ें चल रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, हमारा जनरेशनल ट्रॉमा एक्चुअली जनरेशनल ट्रॉमाज है। और हमारा मेन इशू एक तो ये है कि हमारा जो मेरी फील्ड है उसमें सबसे टफ पार्ट ये है कि हमने बिलीफ सिस्टम को इरेज करना है और न्यू बिलीफ बनाना है। Unlearn आप एक करना छोटी सी बात पे आपस में बात कर लें ना, तो आप एक दूसरे के साथ ना मतलब आप वो हो जाते हैं कि नहीं मेरा पॉइंट ये है, और आप सोचें कि आप एक ट्रॉमेटिक debate नहीं इवेंट होती को ना। लेकर, यस, तो कुछ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और उनका फिर हमने उस चीज़ को इरेज करना है। एक तो एक मिसकंसेप्शन जो होती है हमारे पास आते हैं इन एक्सपेक्टेशंस के साथ कि जी हमारा माजी भुला दें, हमें जो है ये चीज़ भुला दें, हम चाहते हैं हम उस टाइम पे बड़ा पेन हुआ था बस ना ये हम भूल जाएं। तो ये भूलना नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में वो तमाम इवेंट्स रहते हैं, याद रहते हैं। हमारे पास आने का मकसद क्या होता है कि हम उसके पेन की सेंसिटिविटी को जो है ना डाइल्यूट कर देते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आप उस चीज़ पे बात एक स्टेज पे भी खड़े होकर कर सके, हाँ मेरे साथ ये हुआ था एंड देन आई टेक हेल्प। जो हम बहुत ज़्यादा जुमला सुनते हैं या वो डर का कोई हल नहीं है। किसी डरे हुए शख्स को आप बहादुर नहीं बना सकते जब तक कि उसका डर इस हद तक ना पहुंच जाए कि वो उसकी ताकत बन जाए। तो डर का क्या हल है? जो वसवसे आते हैं, जो उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं इसी से रिलेटेड, जो माजी में हो चुका या किसी के साथ हुआ, उसका हल क्या है? अच्छा देखिए, हल बहुत सारे हैं। ये जो वसवसा की बात कर रहे हैं ना, एक तो वसवसे होते हैं जो लोग डालते हैं, ठीक है। और अगर हम दीन की बात करें तो सूरह नास में ये चीज़ बड़ी मेंशन है कि वसवसों पे बात की गई है ना, कि वसवसा फूंकना और ये सारा कुछ। तो मैं कहती हूँ एक तो शैतान जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो वसवसे डालता है, और हमारे अंदर का पुराना बैठा जो शख्स है ना, जो बड़ा हो चुका है, जिसके अपने वो सबसे ज़्यादा वसवसे डालता है। आप कहीं ना, अच्छा मैं ये डिफरेंट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपकी अपनी सोचें ही आपको जीने नहीं देंगी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो बात वो ये, लोग उस तरह भी कहते हैं, लोग उस तरह भी कहते हैं। आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है। आप अपने कल के चैप्टर को आज से कंपेयर करें कि मैंने कल क्या फेस किया था, या फिर हम इस डर की, जो आप डर बात करें, कि इस डर की वजह से मैंने कितना कुछ खोया है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उसको इरेज करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो काम करने की बात है, ज़रूरी नहीं है जो आप बात करें ना कि हम उसको फेस करें, किसी भी इंसान के डर को या फिर फोबिया को हम फेस करें, और फेस करने के बाद ही वो उस चीज़ से निकलेगा, ज़रूरी नहीं ये है। भी फोबिया है कि हम माहिर नफ्सानी के पास क्यों जाएं? अगर गए Because it's a तो taboo. हमारे सर के ऊपर जो हमारे लेबल लग जाएगा कि ये इसको नफ्सियाती मसाइल हैं। तो आप ये सोचें ना, पाकिस्तान में इस फील्ड पे अवेयरनेस पे काम करना लेकिन कितना एक और ज़्यादा रीज़न ज़रूरी भी है। मैं इस पे एक और भी, जो मुझे अक्सर ये चीज़ सुनने को मिली है अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों से, इस्लामाबाद के लोग, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग, हम बहुत कंपोज्ड, एक इन अ वे वेल कनेक्टेड भी हैं, क्योंकि बहुत छोटे शहर, बहुत छोटा बड़े शहर शहर नहीं है। Yeah. मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, वहाँ पे 10 मेरे जानने वाले बैठे होंगे, मुझे ये भी डर है। फिर मुझे अगर कोई जानता है तो मैं उस साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है और मुझे लगता है कि ये मुझे किसी इवेंट में जज करेगा, ये भी डर है। फिर अगर वो साइकोलॉजिस्ट मुझसे 4 लोगों के सामने मिलेगा तो मुझे ये भी डर है कि लोग मुझे जज करेंगे कि मैं इसके पास क्यों जाती हूँ। फिर एक और चीज़ कि अगर मेरी लाइफ की रियलिटी पता चल जाएगी किसी को, और ये यहाँ पे हुआ भी है कि हम लोग प्राइवेसी ब्रीच बहुत ज़्यादा करते हैं, कि एक साइकोलॉजिस्ट बैठ के बात ये कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है वो लड़की जो मीडिया में है, या वो लड़का Yes, जो अभी unfortunately. जिसके अभी बहुत अच्छे डिग्रीज हैं और बहुत अचीवमेंट्स हैं, ये मेरे पास आते हैं, इसके ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दूसरे कहते हैं अच्छा हम तो समझे बड़े फिट जिंदगी गुजारा है, अफसोस हुआ। That's how people are treating each other. Yes. और फिर ये भी दिखाया जाता है हमारे मीडिया के थ्रू कुछ जगहों पे कि जब आप when you are talking to a psychologist, वो आपकी बड़ी क्लोजनेस हो जाती है। अब ये एक ऐसी चीज़ें कि फैमिलीज भी कहती हैं कि हमसे शेयर करो ना, हम हैं तुम्हारे दोस्त, हम ही तुम्हारे पेरेंट्स, हम ही तुम्हारे वही बहन जज भाई, भी कर रहे होते हैं। हाँ, और साथ साथ हम उनके साथ शेयर करना भी होता है। सो हाउ डू यू सी इट एज अ साइकोलॉजिस्ट?
क्या करना चाहिए, कैसी सोसाइटी में? इट्स नॉट अबाउट रावलपिंडी इस्लामाबाद, इट्स ऑल अबाउट द एशियन कल्चर। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, हमारा एशियन कल्चर बहुत ज़्यादा जो है ना, कोई प्राइवेसी का कंसेप्ट ही नहीं है लाइफ में, स्पेस देने का कंसेप्ट ही नहीं है लाइफ में। तो अब इसमें हम बड़े डर रहे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, व्हाट्स द वे आउट? अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हाथ तो साइकोलॉजिस्ट का भी है, जैसे आप बात कर रही हैं कि अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाएगी अगर आप मीडिया पे बैठ के किसी ऐसे एग्जांपल दोगे आपस में बैठ के। देखिए, हमारी फील्ड में हमारी एथिकल बाउंड्री बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें बताई जाती है कि इवन अगर क्लाइंट्स के अगर क्लाइंट 18+ है और उसके पेरेंट्स आके हमें हमारी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, या हमें ये भी थ्रेट करते हैं कि हम अपना अब नहीं भेजेंगे इस बच्चे को, तब भी आपने नहीं कुछ बताना होता। इवन पेरेंट्स को भी जब तक बच्चा कॉन्सेंट ना दे, और इवन अगर बच्चा भी कॉन्सेंट दे रहा है, जी आप शेयर कर दें, देन वी कम्युनिकेट विद द क्लाइंट कि आप शेयर कर दो कि सेशंस में क्या चलता है। हमें इतना भी अलाउ नहीं है, और आप कोलीग्स में बैठ के बात करना तो बहुत दूर की बात है। बट अगर ये चीज़ हो रही है तो ये वही बात है, ये माल प्रैक्टिस है। जहाँ तक बात है कि मैं किसी अपने जानने वाले के पास, तो साइकोलॉजिस्ट अपने घर वालों का, अपने कोलीग्स का के सेशंस नहीं कर सकते। हम उस इंसान के बिल्कुल भी उसको नहीं एज अ पेशेंट ट्रीट कर सकते जिसको हम थोड़ा सा भी जानते हैं। ये एक बहुत चीज़ है कि हम किसी की भी सेशंस करना शुरू हो जाते हैं, जी आओ मेरी दोस्त को है, वो काउंसलिंग है, आप वैसे वो एज अ फ्रेंड आप शेयर कर सकते हो। अभी राइट नाउ अगर आप ऑफ कैमरा मुझसे बात करना चाहें, मेरा ये प्रॉब्लम है, देन आई कैन गाइड यू। बट सेशंस जो प्रोफेशनल वे में जो ट्रीट किया जाता है एक क्लाइंट को, उसमें कम्प्लीटली उसका स्ट्रेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में कोई है ऐसा पेशेंट, तो मैं उसको कभी भी नहीं लूँगी एज अ पेशेंट, उसको मैं रेफ़र ही करूँगी किसी के पास। तो जब ये चीज़ होती है ना, आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाते हो, उसके बाद सबसे पहली बात तो ये ना कि आपका डर होता है कि अच्छा हमने शेयर करना है, मैं अपनी लाइफ कैसे डिस्क्लोज करूँ। देन सामने वाला बैठा जो साइकोलॉजिस्ट है ना, मेन काम उसका होता है कि वो ऐसी रेप्यूट बिल्ड करे। फायजा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जो डॉक्टर कड़वी दवाई देता है वो किसी मरीज़ को अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में कंप्लेंट्स करते हैं। फिर अगर इसी तरह से कोई साइकेट्रिस्ट है उसके पास जाते हैं और जो पेशेंट है वो घर आके कंप्लेंट करता है कि इसने मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनी, या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसका ध्यान नहीं था। तो पेरेंट्स उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते कि शायद ये उसके पास नहीं जाना चाह रहा बच्चा, इसलिए ये कंप्लेंट कर रहा है, जो पेशेंट है वो नहीं जाना चाह रहा। दूसरी जानिब क्या बिहेवियर होने चाहिए जो नोट करने वाली चीज़ें हैं साइकेट्रिस्ट की, जो पेशेंट है उसके जो लवाहिकीन है, उसके जो घर वाले हैं, वो क्या चीज़ें देखें कि ये अच्छा साइकेट्रिस्ट है या नहीं है? अच्छा, जैसे ये आप बात कर रहे हैं ना कि अगर क्लाइंट आके कंप्लेन करता है, मैं ये बात तवज्जो से नहीं सुनी, तो ये क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैं इस पे 100% कहूँगी कसूर साइकोलॉजिस्ट का है। अच्छा। यस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। दो तरह के देखिए क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, एक जिनको लाया जाता है और एक जो खुद आते हैं। जिनको लाया जाता है ना, वो बहुत रिबेल करते हैं और वो आके कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कोई मसला है ही नहीं, ये जो हमारे घर वाले हैं पागल हैं। या फिर कहते हैं आप हमें बताएं ना, हम देखते हैं आपको क्या आता है, दिमाग में क्या चल हाँ रहा है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, ये एक वो कह सकते क्या चल रहा है दिमाग में। हैं, ये हम टेलीपैथिस्ट नहीं है, हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये टेलीपैथिस्ट का काम होता है कि वो माइंड रीडिंग करते हैं, हम लोग माइंड रीड नहीं करते। तो जो क्लाइंट्स हैं वो अगर आकर फर्स्ट देखिए, आपने साइको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लाइंट को, कि आप उन्हें बता देते हो कि आप एक सेशन लें, 2 सेशन, एटलीस्ट 2 सेशंस लें, और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करें देन आप आएँ। आप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्लाइंट्स के साथ, अगर वो बड़े हैं। बच्चों के बात हम नहीं कर रहे, तो ये हमारा फ़न होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि क्लाइंट्स को ज़बरदस्ती लाया जाए। वो 1 सेशन और 2 सेशन लेगा, तीसरी बार में खुद छुप के आता अपने घर वालों से, क्योंकि वो पहले तो लड़ाई करता है। तो ये आपका फ़न होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट कि आप उसको इतना कंफर्टेबल करें उस एनवायरनमेंट में। इतनी देखिए, लेक्चर देने के लिए हमारे वालिदैन मौजूद हैं घर में, हमारे दोस्त गाइडलाइन देने के लिए मौजूद है। हमारे पास आना क्यों ज़रूरी है? हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं। वालिदैन और दोस्त, यहाँ तो आपको हर जगह पे लेक्चर मिल सकता है। यह लेक्चर मुफ्त में मिल जाएगा। अच्छा फायजा, कोई एट द एंड कोई मैसेज देना चाहेंगी टू द यूथ, जो कि बहुत हम देखते हैं कि हर बंदा एंजाइटी का शिकार है, हर बंदा परेशान है। कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर अगर हम फोकस करें तो हम बहुत से मसाइल का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि हमें सोसाइटी का बहुत डर होता है अपनी लाइफ में। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को तराशें हर लिहाज से।
अपने आप को देखें कि आप कितना कुछ अचीव कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, डेली रोज़मर्रा की रूटीन्स को सेट करें। अपना खाना पीना अपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको सेट करें। उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आप अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखें, अपना खाना पीना बेहतर रखें, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे, तभी आपके लिए समझें ये कॉल। अगर आपको लग रहा है ना कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास डिग्री भी है, बट कुछ है जो मिसिंग है, देन दैट इज़ अ पॉइंट आप वो तो किसी नोट ने- करेंगे। नहीं, ये तो हमारा बिलीव है, वो तो किसी ने कुछ किया हुआ है कि हमें कुछ ऐसा कर दिया है कि हमारे काम नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, आप तशरीफ़ लाई और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की है कि हमें अपने ट्रॉमास हैं, सबसे पहले तो उन्हें समझने की ज़रूरत है, फिर उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें हो गई हैं और हम उनको सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दें कि हम उन्हें हैंडल नहीं कर सकते या हम उन्हें फेस नहीं कर सकते। तो आई बिलीव फेस करना या किसी चीज़ को सॉल्व करना, ये सबसे ज़रा बहादुरी का काम होता है। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मोहतात रहें, महफूज रहें। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं। जी जनाब, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे दीन इस्लाम के हवाले से, जो कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है। हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार बताया गया है और वो ज़िंदगी सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ नहीं होती, हमारी डोमेस्टिक लाइफ नहीं होती, बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी कि काम करने वाला और काम करवाने वाले के जो वर्क एथिक्स हैं, जो उनके हकूक़ हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, वो भी इस्लाम ने बाकायदा तौर पे क्लियर बयान कर दिए गए हैं और उसमें बहुत बैलेंस है। हम और देखते हैं। उजरत एक ऐसी चीज़ है जिसके हुसूल के लिए इंसान सब कुछ करता है, बिल्कुल। चाहे वो आजिर है या फिर अजीर है, तो उसमें जो कॉमन चीज़ है वो उजरत है। किसी की उजरत उसके काम की निस्बत से उसको अदा की जाती है जी। और उजरत अदा करने वाला जो आजिर है उसकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके भी फ़राइज़ हैं। जो अजीर है उसके हुकूक हैं और उसको समझना है कि उसने क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं और उसके कौन कौन से हुकूक हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ कुरान करीम ने, दीन इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। फिर हम इसको बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, HR की या फिर एम्प्लॉयमेंट की, चाहे वो रोज़मर्रा की हो, दिहाड़ी की आपकी ज़िम्मेदारी हो, या फिर आप किसी जगह मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो वहाँ पर भी आजिर और अजीर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट बड़ा वाज़ेह है और उसमें आपके हुकूक, फ़राइज़, आपने कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं जो आपके
आपको कहे बगैर आपने सर अंजाम देनी है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो इस पर बड़ा वाज़ेह कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। और इसके साथ साथ रिजवान, डोमेस्टिक हमारे जो हाउस हेल्प होते हैं उनके जी। हवाले से भी हमारे लिए बहुत अहकामात हैं इस्लाम में कि हमने किस तरह उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि हर एक से सवाल होगा उन लोगों का जो कि उनके अंडर काम करते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद अजमल फ़ारूक साहब ने। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी इस्लाम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से अब मेनली अगर ऑन द होल देखा जाए कितना बैलेंस्ड इंस्ट्रक्शंस देता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुबह पाकिस्तान के प्रोग्राम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा की तरह बड़े अछूते और बड़े यूनिक से मौज़ूआत को आप लोगों के सामने पेश करते हैं। चलते हैं मौजू की तरफ। तो आजिर और अजीर यानी मालिक और मज़दूर, ये आजिर वो होता है जो बज़ाते ख़ुद मालिक के मकाम पे होता है और किसी शख्स को उजरत के लिए लेता है, और फिर उसको जब काम मुकम्मल हो जाता है तो उसको उसकी उजरत दे देता है। और दूसरा शख्स अजीर होता है जो मज़दूर है, और ये वो शख्स होता है जो मज़दूरी पर काम के लिए उस आजिर के पास, मालिक के पास जाता है, और बुनियादी तौर पर कभी तो वर्बल ही एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जी ये काम है और ये आपने काम मुकम्मल करना है तो इतनी आपको उजरत मिलेगी। और कभी यूँ होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बन के जाता है तो वो पर मंथ सैलरी पे मुत्तफ़िक हो जाते हैं, जो छोटा सा एग्रीमेंट हो जाता है। तो अगर वो पर मंथ पे है या दिन की मज़दूरी पे है या स्पेसिफ़िक काम पे है तो वो अजीर कहलाएगा। सही। अब जब ये तय हो गया कि इतनी उजरत में ये आजिर उस अजीर को ये काम देगा और वो काम करेगा, तो उसके लिए ये एक पुराना तारीख़ी सिलसिला है। लाजमी बात है कोई इंसान सारे काम अपने नहीं कर सकता। ऐसा ही है। उसको अगर ह्यूमन सोसाइटी में वो रह रहा है तो उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर से किसी अजीर को लेना होता है, मज़दूर को लेना होता है, जो उसकी स्किल है या एक्सपर्टीज़ हैं अगर उसकी, तो उसके मुताबिक फिर उसके मुताबिक वो तय भी कर लेते हैं। अब इसको इस्लाम के पस मंज़र में या इस्लाम की पिक्चर में देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक इरशाद मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो तुम अपने अहद को, एग्रीमेंट को मुकम्मल करो। जब किसी के साथ वादा कर लेते हो तो आजिर और अजीर बुनियादी तौर पे एक काम पर या एक टाइम पर एग्रीमेंट कर लेते हैं। बेशक। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कभी कभार तो वो वर्बल होता है और कभी रिटर्न होता है। अब उस बात को कि वो मुकम्मल करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हुक्म दे दिया। अब इसी को आगे चलें अगर लेकर के अजीर को काम मुकम्मल करना है और आजिर को वो मज़दूरी देनी है। पहले तो यूँ होता था कि मज़दूरी जो है ना, कभी किसी जिन्स में से जैसे गंदम या खजूर या जौ, जब करेंसी नहीं होती थी तो लोग उससे तय कर लेते थे और वो दे देते थे। अब जब हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है तो मोस्टली करेंसी में ही मज़दूरी जो है ना वो तय कर ली जाती है। तो इसको कि मुकम्मल काम करे आजिर का और अजीर मुकम्मल काम करे और आजिर मुकम्मल मज़दूरी दे, ये बहम माल ख़राब ना हो, ना आजिर का ना अजीर का तनाज़ा ना बने तो माल हक़ के साथ साबित हो जाएगा। उसको साबित करने के लिए एक आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो तुम आपस में माल को बातिल अंदाज में न खाया करो। अच्छा, इसी के साथ मुंसलिक अगर आप देखें ना एक आयत मुबारका को कि आजिर किस तरह, अजीर किस तरह का होना चाहिए। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा सूरह क़िसस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। तो जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत शुएब की बेटियां जब कुएं पे मिलीं तो वापस आईं, तो अपने अब्बा को इरशाद फरमाती हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क़ालत या अबत इस्तअजिर इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर। उनमें से एक ने कहा, ए अब्बा जान,
इनको यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करके कहती हैं कि या अब्बाजान इनको उजरत पे रख लीजिए। इन्ना खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। अच्छा, अब यहाँ पे अजीर के लिए दो क्वालिटीज़ को बयान किया गया। इन्ना खैर मन इस्तअजर, जिसको आप उजरत पे रखेंगे ना, वो बच्ची कहने लगी, हज़रत शुएब की बेटी कहने लगी, वो कवी भी है और अमीन भी है। अरे वाह, माशाल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। यहाँ पे अजीर के लिए, मजदूर के लिए कैसा होना चाहिए, ये क्वालिटीज़ जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बेटी ने बयान फरमाई, हर मजदूर को सामने रखनी चाहिए। अच्छा, पहले तो ये है कि कवी, ताकतवर हो, जिस्मानी तौर पे फिज़िकली वो ठीक होगा, ताकतवर होगा, तभी तो मजदूरी कर सकेगा ना। अच्छा, अब इसी को साथ रखते हुए अमीन की तरफ आ जाइए कि वो अमानतदार भी हो, काम करने में हर किस्म की ख़यानत को मद्देनज़र रखे कि अगर मैंने काम मुकम्मल न किया तो भी ख़यानत होगी, अगर मैंने काम को दरमियान में नाक़िस तरीके से काम किया तो भी ख़यानत होगी। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अमीन की क्वालिटी ये है कि वो काम करे तो मालिक की चीज़ का भी ख्याल रखे और मालिक के कलाम का भी ख्याल रखे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक में फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी। एग्जैक्टली। अब उजरत के लिए तो कह दिया गया, अब जो अजीर है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब ये क्योंकि यहाँ पे मैं एक वक्त और में- चीज़ भी ऐड करूँगी कि बहुत दफ़ा इज़्ज़त नफ्स को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजदूर बार बार नहीं कहता कि मुझे चाहिए। वो एक दफ़ा रिमाइंडर देता है, वो दूसरी दफ़ा रिमाइंडर देता है, वो बाद में नहीं कहता। इसको ना यूँ समझ लीजिए कि जो आजिर की ड्यूटियाँ हैं ना, जो फ़राइज़ हैं आजिर की, मालिक की, वो अजीर के हुकूक बनेंगे। वाह, अच्छा, जो अजीर की ड्यूटियाँ हैं ना, उसके वो फ़राइज़ हैं। आजिर के हकूक बनेंगे। अच्छा, एक शख्स को हुक्म दिया गया कि तुम अपने फ़राइज़ मुकम्मल करो, अल्टीमेटली दूसरे के हुकूक पूरे हो वाह जाए। वाह वाह, सुभान ये इस्लाम का बड़ा बड़ा प्यारा एक निज़ाम है जिसमें लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल पड़ती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एट द एंड मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कोई पैगाम हमारे देखने वालों को दे दीजिए। वो अभी रिजवान भाई ने बात की ना कि पसीना खुश्क होने से पहले, और आपने कहा ना कि वो इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, तो आजर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जो तय हो गया वो उजरत दी जाए। और एन यजुफ़ अरक़हू का मतलब ये है कि वो पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दी जाए। और इसकी फिर आजिर की ड्यूटी ये भी है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी ख्याल रखा जाए। जैसा खुद खाया ऐसे ही हदीस के मुताबिक उसको खिलाए, जैसे खुद पहना हदीस के मुताबिक ऐसे ही उसको भी पहनाए। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लेके जा रहे थे रास्ते में, और चादर अपने ऊपर भी वही थी जो मजदूर गुलाम पर चादर थी। किसी ने शख्स ने कहा कि आप दोनों चादरें एक ही कर लें और मजदूर गुलाम को दूसरी चादर दे लें। और इसी हदीस को रेफ़र किया, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो खुद पहनो वही गुलाम को पहना। यानी कि आपके लिबास आपकी किसी तरीकाकार से लगे ना कि आप अलग हैं। इसी तरह इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी तो इसी तरह होता है ना। बेशक। तो ये उसकी शुक्रिया ड्यूटी। डॉक्टर मोहम्मद अजमल फारूक साहब, बड़ी आपने ज़बरदस्त गुफ्तगू की। और आज हम देखते हैं तो हमारे जो तात हैं, हमें इलेक्ट्रिशियन हायर करना है, हमें प्लम्बर हायर करना है, हमें घर के लिए डोमेस्टिक हेल्प को हायर करना है, यहाँ तक कि हमें अगर गाड़ी भी उजरत पर चाहिए तो उसके लिए भी इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह कोड ऑफ कंडक्ट कर दिया कि जो तय किया है वो आपने अदा करना है। आप आजिर हैं या फिर आप अजीर हैं, आपने जो तय किया है, आपने जो अहद किया है उसको निभाना है। आप अपने एक एक रवैये के जवाब दे हैं, आपको अपने एक एक रवैये का हिसाब देना होगा। इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।